ओके, है ना। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आगे लाइट इमिटिंग डायोड। व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? इट्स अ डायोड जिसमें जब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा होता है उससे लाइट इमिट होती है, फोटॉन्स इमिट होते हैं। बस ऐसे डायोड को अपन बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। बहुत ही सिंपल होता है लाइट इमिटिंग डायोड कंस्ट्रक्शन में। ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल। किसी लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल, एक डायोड ही बनाते हैं हम जिससे लाइट बाहर इमिट हो रही है ऐसा दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास डायोड का सिंबल हो गया, एलईडी का सिंबल हो गया। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर एक नॉर्मल अपना डायोड ही होता है। लाइट इमिटिंग डायोड इज नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड में क्या होता है? एक पीएन जंक्शन होता है, तो यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन है। पी में कुछ होल्स होते हैं, एन में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन के कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के वैलेंस बैंड में खूब सारे होल्स होते हैं। जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में रखते थे तो इसमें डिफ्यूजन करंट आता था, पी के होल डिफ्यूज होकर एन में जाते थे, एन के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी में आते थे, है ना। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती थी। जब हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक करंट फ्लो करता है, डिफ्यूजन करंट बोल देते हैं जिसको, जिसका हमने ग्राफ सब देखा है ना। अब जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो हो क्या रहा है अंदर? अंदर हो रहा है कि पी के जो होल्स है वो डिफ्यूज होकर एन में जा रहे हैं, और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज होकर पी में आ रहे हैं। एन के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है। वो जब पी में आएंगे तो पी के कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं, और पी के वैलेंस बैंड में खूब सारे होल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होते हैं। जब ये कंडक्शन बैंड से नीचे वैलेंस बैंड आएंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसी तरह से जब पी के होल एन में जाएंगे तो होल्स कहाँ होते हैं? ये वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड के पी के होल्स एन में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे वैलेंस बैंड में होल्स की कमी थी, तो डिफ्यूजन हो गया। पी के वैलेंस बैंड के होल्स एन में जा रहे हैं। अब एन के वैलेंस बैंड में होल्स आ रहे हैं और एन के कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इन होल से रिकम्बाइन होते हैं। यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों तरफ, चाहे एन के इलेक्ट्रॉन पी में आए तब भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और पी के होल जब एन में आ रहे हैं तब भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। होल और इलेक्ट्रॉन का जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड और होल इज इन वैलेंस बैंड, ये हायर एनर्जी लेवल में है, वो लोअर एनर्जी लेवल में है, तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी डिफरेंस बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट होता है। क्योंकि हायर एनर्जी में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर वैलेंस बैंड में आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जो भी डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल आएगा तो फोटोन इमिट करेगा। तो यहाँ फोटॉन्स इमिट होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड से क्या निकलना चाहिए? फोटॉन्स निकलना चाहिए। और यही फोटोन जो है अगर अगर विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में आ जाए, विजिबल लाइट के फोटॉन्स के बराबर इसकी एनर्जी हो जाए, मतलब विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में है ये, तो हमें ऐसा लगेगा कि डायोड से लाइट निकल रही है। तो हर डायोड में से एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि विजिबल लाइट के फोटोन निकले। फोटोन निकलते हैं पर उनकी जो एनर्जी होगी इट इज नॉट नेसेसरली कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही। हो सकता है इंफ्रारेड में आ जाए, हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट में आ जाए, है ना। अल्ट्रावायलेट में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, उतनी नहीं आएगी, ऑफकोर्स इंफ्रारेड में आ सकती है। तो यहाँ ऐसे हम डायोड स्पेशल बनाते हैं जिनके अंदर फोटॉन्स विजिबल में इमिट हो रहे हो, और ऐसे डायोड को फिर अपन यूज करते हैं लाइटनिंग के लिए, लाइटिंग वगैरह जो आजकल घरों में एलईडी से हो रही है उसके लिए। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में उसमें से क्या होता है, पी के होल जब एन में आते हैं इनके इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, और इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से फोटॉन इमिट होते हैं। यही जो फोटॉन बाहर इमिट हो रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डायोड से लाइट निकल रही है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है एलईडी का। क्या ये समझ में आया हाउ एलईडी वर्क्स? मतलब सर फोटोन हर डायोड से निकलेगा? यस, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। हर डायोड से ऐसा होना चाहिए, पर हर डायोड में जो फोटोन निकलेगा जरूरी नहीं है कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है ना। जो भी उस डायोड के अंदर बैंड गैप होगा, जितना भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होगा, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी वहां पे फोटोन निकलेगा। पहली चीज तो। दूसरी यस सर। चीज, वो फोटोन बाहर आ पाए इसके लिए डायोड को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी मटेरियल से, ओपेक मटेरियल से उसको कोट कर दो, उसके ऊपर कवरिंग कर दो किसी मटेरियल की, तो फोटोन बाहर ही नहीं निकल पाएंगे डायोड में से फिर तो। सही यस सर। है ना। यस सर। तो हम स्पेशली एलईडी जब बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उसको ना ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट करके रखे, जिससे उसके उससे बाहर ये डायोड, ये जो फोटोन से बाहर आ पाए। हर किसी डायोड में ऐसा कोटिंग नहीं होती है। नॉर्मल जो अपन डायोड यूज करते हैं उसमें प्लास्टिक की ओपेक कोटिंग हो जाती है, जिससे उसके अंदर से फोटोन बाहर नहीं आते।
रीजन ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी और डिवाइस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, हम जहां से लाइट इमिट कराना चाहते हैं वहीं से इमिट हो, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट ओपेक मटेरियल की कोटिंग करते हैं नॉर्मल डायोड्स में, समझे? यस सर। चलो, तो डायोड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? कैसे के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? डायोड बेसिकली, डायोड जो अपन ने पढ़े थे पहले, पीएन जंक्शन डायोड वही होते हैं एलईडीज। और एलईडी के अंदर बस कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हम मटेरियल ऐसा चूज करेंगे कि एनर्जी गैप इतनी हो पाए या फोटॉन्स की एनर्जी इतनी आ पाए जो हमें डिजायर्ड है। हम अगर रेड कलर का एलईडी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ हम डिजाइन करेंगे, मटेरियल ऐसा लेंगे कि रेड कलर के फोटॉन्स इमिट हो, कैसे कि उनकी एनर्जी के बराबर एनर्जीज के यहाँ फोटोन इमिट हो। तो ऐसे हम मटेरियल्स को अलग अलग लेना पड़ता है। मटेरियल स्पेसिफिक यहाँ पे कलर दिखेगा अपन को डायोड से जो भी लाइट निकलती है उसका। चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है? तो ये डायोड की मैंने एलईडी की वर्किंग समझी है आपको, एलईडी का सर्किट सिंबल क्या होता है ये बताया आपको। एलईडी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और हमें जानना है कि एलईडी की जो हम जिन मटेरियल से बनाते हैं इनका रिवर्स में जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है ना वो बहुत कम होता है, इनका रिवर्स ब्रेकडाउन पोटेंशियल कम होता है। हम चाहते हैं कि इन्हें केवल फॉरवर्ड बायस में जोड़े, रिवर्स बायस में खराब हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए कि रिवर्स बायस में खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए नॉर्मली ना एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना चाहिए। आप गलती ना कर दो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने की, इसके लिए जब बाजार से एलईडी लाओगे ना आप तो उसके टर्मिनल्स आपको ऐसे दिखेंगे, एक बड़ा दिखेगा एक छोटा दिखेगा इस तरह से। जैसे ये एलईडी है, इसके अंदर डायोड है, मान लो ये सिंबल बना दिया मैंने डायोड का, तो ना जब दो टर्मिनल देखोगे ना तो हमेशा एक टर्मिनल छोटा एक बड़ा मिलेगा। जो बड़ा टर्मिनल रहेगा वो पॉजिटिव वाला टर्मिनल मतलब पी टाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला वो नेगेटिव टर्मिनल। आपको यहाँ हायर पोटेंशियल लगाना है, यहाँ लोअर लगाना है, अगर आप उल्टा लगाओगे तो खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को एलईडी यूज करें अगर अपन तो कि उसकी टर्मिनल्स को अपन को फॉरवर्ड बायसिंग में ही जोड़ना है। तो इसके लिए एलईडी अगर खरीदोगे तो इस तरह से एक उसकी लेग बड़ी दी जाती है, एक लेग छोटी दी जाती है। फिर एलईडीज को अपन फॉरवर्ड बायस में यूज कराते हैं। तो अगर कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे आपसे कि एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो ये तो डायोड ही तो है। तो जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉरवर्ड बायसिंग की, वही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना सकते हो, ये हो जाएगी। डायोड की जो फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना सकते हो, क्योंकि ये डायोड ही तो है ना? यस सर। इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली थी उन्होंने। और उन्होंने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा था कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते समय कि उन्होंने 2-3 कलर की एलईडीज, रेड ग्रीन ब्लू, इन कलर्स की एलईडीज के जो ग्राफ होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्राफ होंगे उसका रिलेशन भी पूछ लिया था। मतलब कि एक ही ग्राफ पे अलग अलग को बना दिया था। जैसे मैं भी बनाऊं, अगर वॉयलेट कलर की थोड़ी सी क्या एनर्जी ज्यादा होती है ना, उसका फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी बैंड गैप भी ज्यादा होगी, तो उसका कट ऑफ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। और रेड कलर का थोड़ा कम होता है। तो मैं अलग अलग कलर्स की एलईडीज के लिए एक ही ग्राफ पर दिखाऊं अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो वॉयलेट कलर होगा उसका कट ऑफ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा, ग्रीन का उससे कम और रेड का सबसे कम। क्योंकि रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी कम, मतलब बैंड गैप भी कम। बैंड गैप किससे रिलेशन होता है? द कट ऑफ पोटेंशियल, जिससे डायोड स्टार्ट होता है वर्क करना। तो कट ऑफ पोटेंशियल है ना रेड का कम आता है क्योंकि उसकी बैंड गैप भी कम होती है। तो ये एक चीज उसमें एक्स्ट्रा अपन को ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन में। और एक इंटरेस्टिंग चीज की ये एनसीईआरटी में कहीं ग्राफ दिया नहीं, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, उन्होंने लिखा है लेकिन एक जगह, तो जो लिखा है ना उसके बेसिस पे उन्होंने ग्राफ पूछ लिया जेईई मेंस में। तो एनसीईआरटी बच्चों को अच्छे से एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक लाइन अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी लाइन को कुछ क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये ग्राफ क्लियर है आपको? यस सर। वेरी गुड, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते फिर अपन। तो अपन ने अभी एलईडी कवर करा, अब एलईडी से ठीक उल्टी चीज होती है फोटो डायोड। फोटो डायोड नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं अपन, फोटो डायोड। देखिए जब हम किसी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, पहले तो उसका सिंबल बता देता हूँ फोटो डायोड का। फोटो डायोड में क्या होता है, जब उससे करंट फ्लो करवाओगे ना तो उससे फोटॉन, सॉरी, इसमें जब फोटोन गिराओगे तो ये करंट अलाउ करता है, इसलिए इसका सिंबल ऐसा दिखाते हैं अपन, इसमें फोटोन गिरते हुए दिखाते हैं। तो फोटो डायोड का सिंबल एक डायोड जिसमें लाइट गिर रही है ऐसा दिखा देते हैं, ये होता है फोटो डायोड का सिंबल।
अब काम कैसे करता है थोड़ा समझते अपन। कोई अपना नॉर्मल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हमने रिवर्स बायस में जोड़ रखा है। ठीक है, इसको रिवर्स बायस में जोड़ रहा हूं मैं। तो इस सर्किट में कितना करंट आता है, किस ऑर्डर का करंट आ रहा है, कुछ बता सकते हैं क्या? डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट कितना आता है यहाँ पे, किस ऑर्डर का करंट होता है बताइए। रिवर्स बायसिंग में डायोड में करंट किस ऑर्डर का आता है बताइए। रिवर्स बायसिंग में डायोड में करंट किस ऑर्डर का आता है बताइए। इतनी देर में तो बता देना चाहिए था आपको। रिवर्स बायसिंग में डायोड में करंट किस ऑर्डर का आता है बताइए। रिवर्स बायसिंग में डायोड में करंट किस ऑर्डर का आता है, जल्दी बताइए। ऐसा बोले जीरो के नियर होता है, मैंने ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर। प्रवीण गलत जवाब। कुछ भी गेस कर रहे हो प्रवीण, है ना? एक बार मिली बोला फिर माइक्रो बोल दिया। माइक्रो एम्पेयर इज करेक्ट आंसर, बट याद क्यों नहीं है ये आप सबको? ये मतलब पढ़ाई कर रहे हो मजाक कर रहे हो सब लोग? रिवर्स बायसिंग में करंट का ऑर्डर बहुत आसान चीज है यार। ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पेयर करंट, रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पेयर करंट, बताया आपको पहले भी मैंने। अजीब तरह पढ़ाई कर रहे हो यार आप लोग, कि आपको याद ही नहीं आ रही चीजें। हाँ, अभी पढ़ा है जबकि ये सब तो डायोड को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करा है हमने, इससे बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, माइक्रो एम्पेयर का ऑर्डर का करंट आता है। क्या नाम बोलते थे उस करंट का, कुछ नाम था क्या? कुछ नाम दिया था क्या मैंने इस करंट का, बताइए। हाँ, ड्रिफ्ट करंट होता था, ठीक है, और कुछ नाम? ड्रिफ्ट ही सर। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है यहाँ पर, जो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से बढ़ता नहीं था, बहुत कम होता था करंट ये। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तब भी ज्यादा नहीं बढ़ता था ये। हाँ, मैं ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, उससे पहले की बात चल रही है अपनी। चलो, तो ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट था। अब क्यों कम था ये, इसका रीजन क्या था कि ये कम होता है, माइक्रो एम्पेयर का क्यों होता है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पेयर का करंट भी आ जाता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम क्यों था, इसका रीजन क्या था बताइए। सर वो होल्स कम थे इसमें, पी में, बिल्कुल और सही, एन में इलेक्ट्रॉन्स कम थे इसलिए। बिल्कुल सही है ना। रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है ना, वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। जो एन के होल से वो पी में जा रहे होते और पी के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते, क्योंकि आपने ऐसा करंट फ्लो करवाना है, तो आपको ऐसे करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ के होल्स उधर जाते हैं और उधर के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। और किसकी वजह से, थोड़ा बहुत जो थर्मल एजिटेशन से, ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ना अपनी यहाँ पर प्योर एन जंक्शन के बीच की एक डिप्लीशन लेयर होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में ना कोई चार्ज कैरियर नहीं था, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता वहां पे। जब यहाँ के होल इधर आएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तब इससे चार्ज कैरियर क्रॉस होंगे, चार्ज कैरियर नहीं थे डिप्लीशन लेयर में। अगर किसी तरह से हम चार्ज कैरियर बढ़वा दें तो करंट बढ़ सकता है, सही बात है ना, क्योंकि जिसका लिमिटेशन यस थी सर। चार्ज कैरियर के नंबर की वो बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ेगा ऑफकोर्स। तो क्या करो, यहाँ फोटॉन्स गिराओ, फोटॉन्स गिराओ इतनी एनर्जी के जिससे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला जाए, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फोटोन ऑब्जॉर्ब करे और कंडक्शन में चला जाए, इतनी फोटोन में एनर्जी हो। अगर ऐसा फोटोन गिरे तो वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एक होल आ जाएगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ेगा, वैलेंस बैंड में होल बढ़ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अगर डायोड में हम यस लाइट सर। गिराए तो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होता है वो बढ़ सकता है, ठीक है, बस यही यस सर। कॉन्सेप्ट होता है फोटो डायोड का। फोटो डायोड बस यही काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब लाइट गिराते हैं तो उससे करंट बढ़ जाता है, सिंपल सी बात। और इसे रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं अपन फोटो डायोड को। इससे फायदा क्या होता है रिवर्स बायसिंग का, लाइट गिराने से तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी करंट बढ़ेगा, रिवर्स बायसिंग में भी करंट बढ़ेगा, पर रिवर्स बायसिंग में क्या पहले से करंट बहुत कम होता है,
तो उसका इंक्रीमेंट हमें काफी दिखता है। मतलब माइक्रो एम्पेयर के करंट को मिली ले जाओगे तो आपको फर्क बहुत दिखेगा, लेकिन पहले से मिली एम्पेयर के करंट को मिली एम्पेयर का ही थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वहां पे फर्क ज्यादा दिखता नहीं अपन को। तो ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखता है हमें रिवर्स बायसिंग में करंट में, इसलिए हम रिवर्स बायसिंग में फोटोडायोड यूज करते हैं। काम क्या होता है, जब इस पर लाइट गिराओ तो इसमें से करंट आ जाता है, करंट बढ़ जाता है इसके थ्रू। तो हम इससे कुछ सोच सकते, कुछ सर्किट डिजाइन करने का, लाइट सेंस करने का कुछ सर्किट बना सकते हैं कि एक डायोड पे करंट, लाइट गिर रही है तो उससे करंट आ गया, तो उससे कुछ अपन ने सेंस कर लिया बेसिकली लाइट को। लाइट गिर रही है तो करंट ज्यादा है, लाइट नहीं गिरी तो करंट नहीं है, इसका मतलब हमने लाइट सेंस कर लिया। तो लाइट सेंसर की जैसा अपन यूज कर सकते हैं फोटोडायोड को, समझे? यस सर। है ना? अच्छा, क्या इस फोटोडायोड को मैं जब बनाऊं, डिजाइन करूं, तो ऊपर से इसको कोटिंग कैसे करूं? क्या प्लास्टिक जैसे मटेरियल से कोटिंग कर दूं कि ट्रांसपेरेंट कोटिंग करूं? लाइट आ सके इसी। बिल्कुल सही, लाइट आ सके ऐसी कोटिंग करना चाहिए, है ना? तो अपन इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट करते हैं, जैसे एलईडी को भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट करते थे ताकि वहां से लाइट बाहर जा सके। नॉर्मल डायोड्स को अपन एक ओपेक मटेरियल से कोट कर देते, ऐसे मटेरियल से जिससे कोई फोटोन बाहर नहीं जाए, चलता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एलईडी को डिजाइन कर दिए, एलईडी और फोटोडायोड दोनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट करे जाते हैं। आगे, अब फोटोडायोड का कॉन्सेप्ट बस यही था अपना, इस पे लाइट गिरती है तो करंट बढ़ जाता है, तो ये अपना मेन कॉन्सेप्ट था फोटोडायोड का। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोलर सेल या फोटो सेल। फोटो सेल या सोलर सेल, ये क्या होता है देखते हैं। सोलर सेल तो आई थिंक आजकल कोई होगा ही नहीं जिसने सुना नहीं हो सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल क्या होता है? एक सेल है, जब जिस पे लाइट गिरती है तो उससे क्या होता है, करंट प्रोवाइड करता है वो। सोलर सेल्स करंट प्रोवाइड करते हैं। सोलर सेल्स में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, करंट ज्यादा आता है। So solar cells are devices which produces current when light are falling on them. कैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं वो समझते हो। तो ये जो हमारा फोटोडायोड था, इस पे लाइट गिरी तो करंट आया, बस यही कॉन्सेप्ट होता है सोलर सेल का। सोलर सेल बनाने के लिए फोटोडायोड ही लिया जाता है, उसके एंड पे तुम्हें कोई बैटरी लगानी नहीं है, सीधा तुम्हारा जो आउटपुट में रेजिस्टेंस वगैरह जो वो लगा दो। तो ये होता है हमारा सोलर सेल, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, है ना? तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा अच्छे से बनाएंगे अपन। जब पीएन जंक्शन डायोड पे लाइट गिर रही थी तो एक करंट आ रहा था, करंट को ड्राइव कराने के लिए आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बिना भी अंदर डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद करिए, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डायोड में डोपिंग बहुत कम करते हैं और डायोड बहुत थिन बनाते हैं। इसकी विड्थ बहुत कम बनाई, बहुत थिन बनाया थे, और इसमें डोपिंग बहुत कम करी। तो डोपिंग कम करना और थिन बनाना, इससे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर एक्चुअली ब्रॉड बनता है। मैंने आपको बताया था कि जब डोपिंग कम करेंगे तो डायोड में डिप्लीशन लेयर ज्यादा ब्रॉड बनेगा, डिप्लीशन लेयर ज्यादा विड्थ का आएगा अगर डोपिंग कम हो, डोपिंग ज्यादा करो तो डिप्लीशन लेयर थिन बनती है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, डोपिंग बहुत कम करेंगे, लाइटली डोप करेंगे, जिससे डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनेगा। और डायोड का ज्यादा ब्रॉड मत बनाओ, उसको पतला सा बनाओ। इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट पूरे डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर है ना, जैसे मैं डिप्लीशन लेयर दिखाऊं यहाँ, तो हमने डोपिंग कम करी थोड़ा। एक्चुअली क्या, शिवराज सिंह चौहान आज से निकल रहे घर के सामने, हमारी सड़क से कुछ निकल के जा रहे हैं, तो बहुत पुलिस की गाड़ियां निकल रही है, ठीक है? तो थोड़ा बीच में आपको सायरन वायरन सब आ सकता है। चलो, तो पीएन जंक्शन डायोड, इसमें पी और एन के बीच में हमने डोपिंग कम करी जिससे डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनी, और डायोड को बनाया ही थिन हमने, तो डिप्लीशन लेयर ब्रॉड हो गई और ऑलमोस्ट पूरे डायोड में डिप्लीशन लेयर है, ठीक है? डिप्लीशन लेयर में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और अगर कोई होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, मान लो इस पे लाइट गिराई हमने, इस पे लाइट गिराई हमने, तो लाइट गिरेगी तो होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर जाएंगे। होल जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन और होल को कलेक्ट कर लो, इस डायोड के बाहर यहाँ पर है ना मेटल की प्लेट्स लगा लो,
मेटल की प्लेट। तो मेटल की प्लेट क्या करेगी, होल और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेगी। होल इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो उधर की तरफ प्लेट है, एन की तरफ जुड़ी हुई प्लेट, इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगता है, नेगेटिव चार्ज आने लगता है। और जो पी की तरफ प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होने लगती है, प्लेट नेगेटिव चार्ज होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ है ना करंट आने लगता है, हमें यस करंट सर। दिखने लगता है। तो बस इस डिवाइस से हमें करंट मिलने लगता है। यही जो करंट होता है, यह हमको क्या होता है कि जो सोलर सेल से उससे बैटरी वैटरी जोड़ लो, बैटरी को चार्ज कर देगा, या तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको चलाने के लिए काम मिल सकते हैं इस करंट को। तो ये मेन वर्किंग होती है सोलर सेल की। सोलर सेल पे लाइट गिरेगी तो उसमें क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अंदर की डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड होल इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देती है। होल एक प्लेट कलेक्ट कर लेती है, इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट कलेक्ट कर लेती है, फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से हमें करंट दिखने लगता है आउटर सर्किट में। दिस इज हाउ सोलर सेल वर्क्स। अब तो मैंने आपको आइडिया दिया सोलर सेल का, थोड़ा सा अच्छे से इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं अपन सोलर सेल का क्या होता है। सोलर सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट जैसा सेमीकंडक्टर लेते हैं, जैसा बड़ी सी प्लेट लेते हैं सेमीकंडक्टर की, इस तरह से। प्लेट क्यों ली, ताकि उस पर एरिया बहुत ज्यादा मिले, हमको ज्यादा लाइट गिर पाए इस पर। फिर इससे बहुत ही पतली सी पी की लेयर या एन की लेयर ऊपर क्रिएट कर देते हैं। किसको ऊपर बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर पी या एन कुछ भी लिया जा सकता है, बस ऊपर जिसकी लेयर है वो थिन होना चाहिए। मान लो ऊपर आपने पी लेयर क्रिएट करी, मान लीजिए यहाँ पी सेमीकंडक्टर था, तो नीचे एन बनाना पड़ेगा आपको ताकि पी एन जंक्शन बने। उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर एन नीचे पी, ये भी चलेगा, ठीक है। बस ऊपर वाला जो मटेरियल है वो थिन लेयर होना चाहिए, ताकि डिप्लीशन लेयर जो है वो ऑलमोस्ट सरफेस पे आ जाए, और डोपिंग कम ही करना है ताकि डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बने। उसके बाद नीचे एक मेटल की प्लेट लगा दो, जैसा हमने बोला था ना, दो मेटल की प्लेट लगाएंगे अपन, तो नीचे एक मेटल की प्लेट लगा दो, जिसे बोलते हैं बेस प्लेट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो अभी तक हमने अरेंजमेंट करा है, हमारे पास एक बड़ी सी पी की लेयर है प्लेट जैसी, उसके नीचे एन की एक लेयर है, तो बहुत बड़े एरिया का पीएन जंक्शन दिख गया हमें। ये पूरे प्लेट का जो एरिया दिखेगा उसमें पूरे में पीएन जंक्शन है, ऊपर पी की लेयर नीचे एन की लेयर, तो पूरे में पीएन जंक्शन है। ये जो बाउंड्री बना रहा हूँ बीच वाली जो बाउंड्री दिख रही ना, यहाँ पीएन जंक्शन है। तो थोड़ा सा अगर शेड कर दूं उसको, मैं थोड़ा सा शेड कर दूं मैं, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, दिस इज पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, वो सब जो अपन ऊपर स्टडी करा था वो सब चीजें यहाँ है ना। बस इस सब को लाइट गिराने का काम करना है। लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। नीचे वाली प्लेट ये एन के पास है तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेगी, ऊपर वाली प्लेट जो पी के पास है वो होल कलेक्ट कर लेगी, लेकिन ऊपर प्लेट नहीं लगाई। क्या प्लेट से ढकते ऊपर, बोलो सर लाइट ही नहीं आएगी भी। लाइट ही नहीं आएगी, फिर तो बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर हम क्या करते हैं ना, प्लेट नहीं लगाते, ऊपर है ना हम अच्छे कंडक्टर जैसे सिल्वर मटेरियल ले लेते हैं अपन, और सिल्वर के ऐसे वायर्स की ग्रिड बना देते हैं, ठीक है। सिल्वर के वायर की ग्रिड बना देते हैं, चांदी के तारों की ग्रिड बना देते हैं। तो उससे क्या होगा, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो वो ग्रिड जो होगी वो कलेक्ट कर लेगी होल्स को, वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बस फिर इस ग्रिड और इस प्लेट के बीच में हमारा जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसको लगा दो, तो उसमें करंट वरंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर है ना नॉर्मली ट्रांसपेरेंट मटेरियल की कोटिंग भी कर देते हैं अपन, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर देते हैं। लाइट गिरे तो अपन चाहते नहीं वो रिफ्लेक्ट ज्यादा हो, वो अब्जॉर्ब ज्यादा हो जाए, तो ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए हमको नॉर्मली ये डार्किश दिखता है, ब्लैक डार्क ब्लू ऐसा कलर का दिखते हैं सोलर सेल, क्योंकि यहाँ पे ना कलर लाइट रिफ्लेक्ट कम होती है, तो इसलिए ब्लैक जैसे कलर के दिखते हैं सोलर सेल। तो ये कुछ अरेंजमेंट होता है सोलर सेल्स का। क्या अरेंजमेंट क्लियर है आपको? यस सर। वेरी गुड। तो अपन ने तीन चीजें पढ़ी, एक डायोड पिछले क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, जेनर डायोड, उससे और इन तीन को मिलाकर, ये तीन ने असल में दो ही है, फोटो डायोड और सोलर सेल ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। तो ये तीन जो चीजें है, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, इन तीन को कहा जाता है स्पेशल पर्पस डायोड। इन सबका स्पेशल कुछ कुछ काम है, स्पेशल काम के लिए इन्हें डिजाइन करा जा रहा है। जैसे जेनर डायोड स्पेशली रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में वर्क कराने के लिए यूज करते हैं, फोटो डायोड को स्पेशली हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, लाइट गिराने से करंट बढ़ जाए ऐसा यूज करते हैं, और एलईडी को फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में
लाइट जब इससे जब करंट पास होता है तो इससे लाइट लिमिट होती है। तो ये 3 अपन ने पढ़े स्पेशल पर्पस डायोड्स। क्या है सब क्लियर? स्पेशल पर्पस डायोड्स, यस, ओके, बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। चलिए तो आप देख लीजिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, मैंने हटा रहा हूँ और अपन नई चीज स्टार्ट करते हैं। अपने डायोड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर। हाँ बोलिए सर, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन फोटो सेल के पास हो रहा है। फोटो सेल के साथ लिखा है सोलर सेल, ये तो डायोड ही है, बाकी इधर मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं बेटा। वहां पे जहां आपको रिफ्लेक्शन लग रहा है ना वहां कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल डायोड बनाया है और एक प्लेट बनाई है। ठीक है, एक बार देख लो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो। ठीक है, ये सर, थैंक यू सर, यस सर, है ना? यस सर। हाँ, प्लीज नोट इट डाउन। यस सर। जस्ट अ सेकंड, हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स बहुत है ना वर्सेटाइल डिवाइस होता है। आजकल तो सारी चीजें ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर से बन रही है। ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का जो ब्रेन होता है, जिसे अपन सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू में सीपीयू जो होता है किसी भी कंप्यूटर का, उसमें बेसिकली बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर अपन लॉजिक गेट्स बनाते हैं, और लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से सारी चीज करता है कंप्यूटर। लॉजिक गेट्स में हमारे पास अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स है। एडर सर्किट है, जिसमें हम एडिशन, 2 नंबर दो तो वो उसका एडिशन आउटपुट देता है। मल्टीप्लायर, तरह तरह के सर्किट्स होते हैं हमारे पास सीपीयू में। वो सर्किट्स अलग अलग काम करते हैं, एडर, मल्टीप्लायर, डिवीजन का काम, वो सब्ट्रैक्शन का काम, बहुत सारे तरह के काम के लिए हमारे पास सर्किट्स होते हैं। तो सीपीयू में होता बेसिकली ट्रांजिस्टर ही है। तो ट्रांजिस्टर में अंदर क्या है ट्रांजिस्टर क्या, वो अपन समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिस्टर भी कई सारे टाइप्स के हैं। हमारे कोर्स में जो है वो केवल एक ही तरह का ट्रांजिस्टर है, बीजेटी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर, और हमारे कोर्स में एक ही ट्रांजिस्टर है बीजेटी। बीजेटी का मतलब होता है बाय पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बी मतलब बायपोलर, जे मतलब जंक्शन, टी फॉर ट्रांजिस्टर। तो हमारे कोर्स में जो है वो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। पर अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर भी होते हैं, आपको याद रखना है। मॉस ट्रांजिस्टर होता है, सीमॉस ट्रांजिस्टर होता है, पेट ट्रांजिस्टर होता है, बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स में एक ही तरह का ट्रांजिस्टर है। हमारे लिए जो ट्रांजिस्टर का मतलब है सिर्फ वही ट्रांजिस्टर नहीं होता है एक्चुअली में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, अब बीजेटी का मतलब क्या होता है। बीजेटी में पहला वर्ड है बायपोलर। बायपोलर मतलब टू, पोलर मतलब पी एन जंक्शन। तो बीजेटी में होता है बायपोलर जंक्शन। बायपोलर मतलब 2 पीएन जंक्शन। बीजेटी में क्या होता है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। कैसे बनवाते हैं बीजेटी के 2 पीएन जंक्शन हम, तो हम क्या करते हैं ना, एक ना पी के सेमीकंडक्टर में बीच में पतली सी एन की लेयर बना दो, या एक एन सेमीकंडक्टर में बीच में पतली सी पी की लेयर बना दो। ये एक एन सेमीकंडक्टर था पूरा, जिसमें पतली सी लेयर पी की हो गई। ये पूरा पी सेमीकंडक्टर है, जिसमें पतली सी लेयर बीच में एन की हो गई। तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे 2 पी की लेयर के बीच में एन की लेयर को सैंडविच कर दिया है, या यहाँ 2 एन की लेयर में पी की लेयर को सैंडविच कर दिया है। तो इस तरह से बनाया जाता है बीजेटी। बीजेटी में 2 पी के बीच में एन, या 2 एन के बीच में पी, इस तरह से बीजेटी बनता है। तो 2 तरह के बीजेटी है, साफ साफ दिख रहा है अपन को। हमारे पास 2 तरह के बीजेटी होते हैं। जो ऊपर वाला बीजेटी है इसे कहा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, नीचे वाले को कहा जाता है एनपीएन। 2 तरह के बीजेटी होते हैं हमारे पास, पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर। हर बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन है। देखिए यहाँ एक पीएन जंक्शन है, पी और एन के बीच की एक लेयर है, और यहाँ पर भी पी और एन के बीच की एक लेयर है। यहाँ पर भी देखिए पी और एन के बीच की लेयर है, यहाँ पर भी देखिए पी और एन के बीच में लेयर है। सो वी हैव 2 पीएन लेयर्स इन बीजेटी। वी हैव 2 पीएन लेयर्स इन बीजेटी।
क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना, इन बीजेटी वी हैव 2 पीएन लेयर्स और 2 पीएन जंक्शंस। हमारे पास बेसिकली 3 हिस्से हैं बीजेटी में, इन तीनों का अलग अलग नाम दे देते हैं हम। एक हिस्से का नाम दिया जाता है इमिटर, बीच वाले हिस्से का नाम दिया जाता है बेस, और आखिरी हिस्से का नाम दिया जाता है कलेक्टर। क्या क्या नाम दिए गए हमने? इमिटर, बीच वाले हिस्से को कहा बेस, और आखिरी वाले को कलेक्टर। ठीक है, अब ये नाम ऐसे क्यों दिए? तो जब अपन वर्किंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो इमिटर होता है ना, एक्चुअली इसने क्या होता है, इमिट करी होती चीजें, इसने इमिट करा होता है, इसलिए इसका नाम इमिटर। ये कलेक्टर जो होता है चीजों को कलेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम कलेक्टर। और बीच में बेस एक तरह से इन्हें बेस प्रोवाइड करता है, तो बेस की वजह से इमिटर के इमिटेड चीजें कलेक्टर में जा पाती है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो इमिटर इमिट्स, बेस प्रोवाइड बेस, एंड कलेक्टर कलेक्ट्स, इसलिए नाम इनका ऐसा दिया गया, इमिटर बेस कलेक्टर। वर्किंग जब आप पढ़ेंगे तो हमें एक चीज और समझ में आएगी कि इनको बनाते समय, ट्रांजिस्टर को बनाते समय अगर कुछ चीजों को ध्यान रखे तो ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करेगा। वो किन चीजों का ध्यान रखना होता है? जैसे मैं अगर विड्थ की बात करूं, विड्थ 3 हिस्से हैं मेरे पास, तीनों की विड्थ सेम नहीं होती है। विड्थ जो होती है कलेक्टर की सबसे ज्यादा होती है, विड्थ ऑफ कलेक्टर, ये मैं सी लिख देता हूं ओनली, सबसे ज्यादा होती है। उससे कम विड्थ होती है इमिटर की, उससे कम विड्थ होती है बेस की। बेस इज थिनेस्ट, इन तीनों में देखिए तो बेस सबसे पतला होता है, बेस इज थिनेस्ट। अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो इसमें जो बेस की लेयर है वो सबसे पतली होती है, इमिटर की उससे चौड़ी होती है, और सबसे ज्यादा ब्रॉड होती है कलेक्टर। विड्थ ऑफ कलेक्टर इज ब्रॉडेस्ट, उससे कम होती है इमिटर की, और सबसे थिन होता है बेस। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ये क्यों करते हैं ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब वर्किंग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करना है ना। अभी बस समझ लो कि ऐसा करना है, इससे वर्किंग अच्छे से होती है। फिर अगर डोपिंग की बात करें, सर डोपिंग ये मतलब, हाँ बोलो। सर ये जो बनाया है फोटो सेल में, वो गोल्ड की ऊपर कोटिंग है, ये क्या कहते हैं? सिल्वर, सिल्वर के वायर, सिल्वर के वायर ले सकते हैं। मतलब अच्छा एक मटेरियल लेना है जो फोटॉन्स को कलेक्ट, जो जितने हमारे होल्स आ रहे हैं उनको अच्छे से कलेक्ट कर ले। तो एक अच्छा कंडक्टर और साथ में अच्छे से कंडक्ट अच्छे से कलेक्ट कर ले जितने हमारे पास होल्स आ रहे हैं। ये पी के पास होल्स बनेंगे तो होल्स को एक कलेक्ट कर ले, ऐसा मटेरियल की अपन ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो वापस आते हैं ट्रांजिस्टर पे। तो अपन पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। तो ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पहले विड्थ के बारे में समझा, विड्थ कैसे रखना है। फिर अब समझते हैं डोप। डोप मतलब कि इंप्योरिटी कैसे डालना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंप्योरिटी डाल दो तो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा इंप्योरिटीज डालने का। हम पी एंड पी बनाते कैसे है, बेसिकली इंप्योरिटी डाल के बनाते हैं। हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर एल्यूमिनियम डाल दो तो पी टाइप बन जाता है, वो फॉस्फोरस की इंप्योरिटी डालो तो एन टाइप बन जाता है। कितनी इंप्योरिटी डालते हैं इसका कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं। तो जो इमिटर होता है ना उसको हमेशा हाईली डोप करा जाता है, ज्यादा डोपिंग करी जाती है। इमिटर में डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डोपिंग होती है आखिरी वाले से कलेक्टर में, और बेस में सबसे कम डोपिंग होती है। ठीक है, बेस इज वीकली डोप्ड, बेस को सबसे कम डोप कराया जाता है। सो बेस बेचारा सबसे थिन भी बनाया जाता है और बेस में डोपिंग भी सबसे कम करी जाती है। अगर हमने डोपिंग का कंसंट्रेशन का कंपैरिजन देखे तो कलेक्टर में नॉर्मल जो डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर की वो रहेगी, मतलब 1015 के आसपास रहेगी। मैंने पी टाइप एन टाइप पढ़ाते समय बताया था कि नॉर्मल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 1015 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट वाली होती है, नॉर्मल वाली होती है, 1015 इम्प्योरिटी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इमिटर की डोपिंग ज्यादा होती है, 1016 कर दो उसे, 10 गुना कर दो, 1016 एटम्स कर दो पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेस की 10 गुना कम कर दो, 1014 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कर दो। तो इस तरह से डोपिंग करी जाती है। तो डोपिंग करके हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिया। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास, पीएनपी या एनपीएन। और कंस्ट्रक्शन देखा अपन ने, क्या इनके कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन क्या होता है समझ में आया No, इनका? sir. यस सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, सर्किट में ऐसा डब्बा नहीं बनाएंगे अपन डायग्राम। सर्किट सिंबल ये नहीं होता ट्रांजिस्टर का, दिस इज नॉट सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल क्या होता है वो देखते हैं। हर डिवाइस का एक सर्किट सिंबल होता है। जैसे ये तो कंस्ट्रक्शन बताया मैंने सोलर सेल का,
ये सर्किट सिंबल था सोलर सेल का, ये। तो वैसे अब ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल क्या, इस चीज पे आते हैं अपन, ठीक है। हाँ कुछ सर बोल रहे डोपिंग, थे? हाँ डोपिंग डोपिंग मतलब क्या? मतलब, डोपिंग मतलब डोपिंग मतलब क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए डोपिंग मतलब क्या। सर वही पूछ रहा हूँ मैं अभी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डोपिंग मतलब क्या है, बताओ। हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा है, हमने शुरुआत में पढ़ा है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप बताइए मुझे व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बताइए व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोल के बताइए व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर जिसमें अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज रहती है सर, इंटरनेशनल इम्प्योरिटीज। सर ई हाँ इम्प्योरिटीज रहती है, पर वो इंटरनेशनल इम्प्योरिटी नहीं बोलते उनको, मतलब इम्प्योरिटीज है बेसिकली, ठीक है। सर एक बार होल को ज्यादा बढ़ा देते ई से, और एक बार ई को ज्यादा बढ़ा देते होल से, तो पीएन रिएक्शन। मतलब ठीक है, बेसिकली दो तरह से डोपिंग कर सकते हैं हम अगर सिलिकॉन ले, प्योर सिलिकॉन, उसमें ट्राइवेलेंट एटम्स की इम्प्योरिटी डाल दे, जैसे एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी डाल दे, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। या सिलिकॉन में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दे, जैसे फास्फोरस डाल दे, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एन टाइप क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है जब फास्फोरस ऐड करे, और जब एल्यूमिनियम ऐड करे तो वहां पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे हम इम्प्योरिटी डालकर दो तरह के सेमीकंडक्टर नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं, पी या एन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दो ही सेमीकंडक्टर, दो ही होते हैं वैसे तो पी और एन, पर ये नहीं सोचना है कि दो आपने जो अभी वर्ड बोला वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा था, आपने बोला था दो टाइप के होते, सही बात है। आपने एग्जैक्टली खुशी क्या बोला था आपने, खुशियां जिसने बोला था यस वर्ड, सर। हाँ क्या कहा था आपने अभी एग्जैक्टली? सर मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक बार ज्यादा हो जाते, एक बार होल नंबर ज्यादा हो हाँ जाता। ये जो वर्ड बोले ना, एक बार ज्यादा हो जाते एक बार ये हो जाता है, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ठीक है। एक ही सेमीकंडक्टर में एक बार ये ज्यादा दूसरी बार वो ज्यादा, ऐसा नहीं है ना, मतलब दो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर हो गई है। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर ले, उसमें एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी डाले, तो पूरा अब बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं फास्फोरस टाइप की इम्प्योरिटी डाल दूं, तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेरे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर बना सकता हूं, ठीक है, पी या एन। चलो अब पी या एन जो सेमीकंडक्टर बनाया मैंने, वो इम्प्योरिटी डाल के बनाया, और जो इम्प्योरिटी डाला, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ये होता है डोपिंग। क्या डोपिंग का मतलब क्लियर? यस सर, तो सर यस डोपिंग सर। ई अच्छा कलेक्टर, ई अच्छा करेगा हाँ एमिटर। ई अच्छा करेगा नहीं, ई में ज्यादा डोपिंग होगी। हाँ वही डोपिंग तो, मतलब यस कि सर। इम्प्योरिटी मिलाना, तो हम इमिटर में ज्यादा डोपिंग मिलाते, ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाते, बेस में बहुत कम इम्प्योरिटी मिलाते, और कलेक्टर में मॉडरेट नॉर्मल जो डोपिंग होती है उतनी करते, समझे? यस सर, थैंक यू सर। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन रखते। अच्छा उसके बाद मैं बता रहा था सर्किट सिंबल क्या होते हैं इनके। सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल ट्रांजिस्टर का बनाने के लिए पहले ऐसे वर्टिकल, ऐसी एक सीधी लाइन बनाई जाती है। अब वो चाहे तुम हॉरिजॉन्टल बना लो, मैंने वर्टिकल बनाई है ना, आप ऐसा हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक सीधी लाइन बनाते हैं, और सीधी लाइन पे ऐसी दो इंक्लाइन लाइन बना लेते हैं इस तरह से, एक की जैसा लेटर बनाते हैं बेसिकली, पर के के बीच में थोड़ी गैप है, तो ऐसा अपन लेटर ऐसा चीज बनाते हैं। अब ये जो सीधी लाइन है, ये एक टर्मिनल का काम करेगी, और ये जो इंक्लाइन लाइन है, ये दो टर्मिनल्स का काम करेगी। तो ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल ऐसे दिखेंगे अपन को, ये हो गया एक टर्मिनल, ये हो गया एक, ये हो गया एक, तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ऑफ कोर्स जो बीच वाला होगा इसे अपन बेस बोल देंगे, ये बेस टर्मिनल। फिर जो इमीटर वाली ब्रांच होगी ना, उसमें हम एक एरो बना देते हैं, ऐसे एरो बना दिया, और एरो की डायरेक्शन पी टू एन रखते हैं। मान लो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर था, तो पी से एन एरो की डायरेक्शन रख दो। जिस ब्रांच में एरो लगा है, जिस ब्रांच में हमने एरो लगाया है वो इमीटर, ये इमीटर हो गई, और जिसमें एरो नहीं है वो कलेक्टर। तो एरो किस में लगाया, मेरे पास बेस बनाने के बाद मेरे पास दो ब्रांच बच रही थी, तो दो में से एक में एरो लगा दिया मैंने,
तो एरो लगाने से मुझे समझ में आ गया कि वो इमिटर है, जिसमें भी एरो लगाया है, जिसमें एरो नहीं लगा है वो कलेक्टर है। ठीक है, फिर जिसमें एरो लगाए ना तो एरो की डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन से अपन डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। डायरेक्शन हमने रूल बना रखा है कि डायरेक्शन ऐसी बनाएंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, या पीएनपी या एनपीएन। तो एरो की डायरेक्शन हम हमेशा पी टू एन बनाते हैं, पी टू एन एरो की डायरेक्शन बनाते हैं। तो अब ये पी टू एन अगर एरो की डायरेक्शन है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। यस वैसे ही अब पीएनपी का सिंबल भी दिखा देता हूं मैं। तो ये ऐसा बनाया मैंने, हमारे पास से 3 टर्मिनल आ गए, एक है टर्मिनल बीच वाला, आपको ये तो बेस टर्मिनल हो जाएगा। फिर एक ब्रांच में हम एरो बना देंगे, और एरो की डायरेक्शन अब मैं बनाने वाला हूं उल्टी डायरेक्शन में, देखो ये इधर। तो अब एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एरो की डायरेक्शन हमेशा पी टू एन होती है, मतलब ये पी और ये एन है। इसका मतलब नीचे हो गया हमारे पास इमिटर, और ये ऊपर है कलेक्टर। जिस ब्रांच में एरो लगा है वो इमिटर होती है, जिसमें एरो नहीं लगा वो कलेक्टर होती है, और एरो की डायरेक्शन होती है पी टू एन। तो ये पी एन, और ये आखिरी भी वही होता है जो पहला था, इमिटर पी। इसका मतलब नीचे पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल, और ऊपर हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल। दिस आर सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सर्किट सिंबल देख के हम ट्रांजिस्टर कैसे पहचानेंगे, एरो किस में लगा है वो इमिटर है, और एरो की डायरेक्शन से हमें समझ में आ जाएगा कि पीएनपी की एनपीएन है। जैसे मैं अगर बनाऊं यहाँ पर, चलो एक सिंबल बनाता हूँ, आप बताना कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है और उसमें कौन सा पॉइंट्स क्या है, बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी की एनपीएन? पीएन। पीएनपी है। पीएनपी, वेरी गुड, है ना। अब इसमें इमिटर कौन सा है, क्या ये इमिटर है? नो सर, कलेक्टर है सर वो ये कलेक्टर है, वेरी गुड। ये बेस है, बेस और ये ये इमिटर इमिटर है। वेरी गुड, पहचान गया, है ना, पहचान गया, वेरी गुड। तो बस ऐसे पहचान सकते हो आप। चलिए, तो सर्किट सिंबल आई थिंक क्लियर सबको, सर्किट में कैसे ड्रॉ करेंगे अपन ट्रांजिस्टर को। यस सर। चलिए, तो ट्रांजिस्टर के बारे में अभी क्या बताया मैंने कि ट्रांजिस्टर का नाम क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो बीजेटी होता है ट्रांजिस्टर। इसका मतलब 2 पोलर जंक्शन पीएन जंक्शन है, 2 तरह के बीजेटी होते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन देखा, सर्किट सिंबल देखा, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। नो सर ये नो सर। सर जो दोनों यूज होते हैं सीपीयू में। दोनों यूज कर सकते हैं हम, दोनों ही ट्रांजिस्टर्स काम आते हैं कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, अब 2 पीएन जंक्शन है हमारे पास। हर पीएन जंक्शन को सर्किट में कितने तरीके से जोड़ सकते हैं हम, बताओ? 4 तरीकों से। अरे 2 तरीके से। एफबीआरबी। हाँ, एक पीएन जंक्शन को एफबीआरबी, तो 2 पीएन जंक्शन है, मतलब टोटल 4 तरीके से इस ट्रांजिस्टर को 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। वही बोल रहा सर, 4 तरीके से। हाँ, तो मैं तो एक पीएन जंक्शन का पूछ रहा था ना, तब तो ट्रांजिस्टर को 4 तरीके से जोड़ सकते हो ऐसा बोलने लग गए। चलो, मैंने पूछा ट्रांजिस्टर को कितने तरीके से जोड़ सकते हो, तो आप बोल सकते हो 4 तरीके से। तो 4 तरीकों के नाम होते हैं, तो हम अब पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ बायसिंग। मोड ऑफ बायसिंग, ठीक है, बायसिंग के तरीके के नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का तरीका जो होता है उसके नाम क्या है। तो हमारे पास 2 पीएन जंक्शन है, देखो एक पीएन जंक्शन ये रहा बेस और इमीटर के बीच में, तो एक है बेस और इमीटर के बीच का जंक्शन, बेस इमीटर के बीच का जंक्शन। और एक जंक्शन किसके बीच में है, बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस कलेक्टर। एक बेस और इमीटर के बीच में, एक बेस और कलेक्टर के बीच में। मुझे थोड़ा सी स्पेस चाहिए, तो बेस इमीटर और यहाँ बेस कलेक्टर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और बायसिंग का मोड का नाम जो है वो इधर लिख दूंगा मैं। अच्छा, जंक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स 2 तरह से बायस करा जाता है। चलो, बेस इमीटर जंक्शन को हम रखते हैं रिवर्स बायस में, दोनों को रिवर्स बायस में रख देते हैं। चलो, रिवर्स बायस में ट्रांजिस्टर क्या डायोड भी काम नहीं करता है, डायोड में भी करंट आता है, नहीं आता तो ट्रांजिस्टर में भी नहीं आता कुछ यहाँ खास करंट। इस तरह की बायसिंग को बोलते हैं कट ऑफ। इसमें ट्रांजिस्टर कुछ काम नहीं आता है, तो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो मैं क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ, ये कोई काम का केस नहीं है, इसमें करंट वरंट नहीं आता, ठीक है। चलो, फिर अब एक काम करते हैं, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रख देते हैं, दूसरे को भी फॉरवर्ड बायस में रख देते हैं, दोनों को फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं।
दोनों ही जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होते हैं ना, तो इस तरह के मोड को बोलते हैं सैचुरेशन। इस तरह के बायसिंग करने को बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन ये भी कुछ खास काम का नहीं है। इसमें क्या होता है, डायोड में मैक्सिमम करंट आ जाते हैं तो सैचुरेट हो जाता है, फिर हम कुछ कंट्रोल कर नहीं पाते, तो कोई हमारे खास काम का केस नहीं है। अगला जो मोड ऑफ बायसिंग होती है वो होती है, एक को फॉरवर्ड बायस में रखो बेस इमीटर को, और बेस कलेक्टर को रखो रिवर्स बायस में। ये सबसे ज्यादा काम का केस है। इस केस को कहा जाता है एक्टिव मोड। एक्टिव, ये सबसे ज्यादा काम का केस है। इसी तरह की बायसिंग से हम एम्पलीफायर बना सकते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा काम का केस है एक्टिव मोड। फिर कोई बिल्कुल उल्टा कर दे, इसको रिवर्स बायस करे, उसको फॉरवर्ड बायस करे, इसमें भी वर्किंग हो जाएगी, इसमें भी ट्रांजिस्टर वर्क कर देता है, पर ये थोड़ा सा कम अच्छे से वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव। इनवर्स एक्टिव ये भी हमारे कोई खास काम का केस नहीं है। हमें ना जो एक्टिव मोड होता है ना, उसके लिए ट्रांजिस्टर को डिजाइन करते हैं अच्छे से। ये जो मैंने शुरू में चीजें करी थी ना, विड्थ को ये करा, डोपिंग को ये करा, ये एक्चुअली मैंने ध्यान रख के करा था कि एक्टिव मोड में वर्किंग अच्छे से आए। तो एक्टिव मोड में वर्किंग अच्छे से हो, इसके लिए हम पहले चीजें कर चुके हैं। तो एक्टिव में ज्यादा अच्छी वर्किंग होती है, और इनवर्स एक्टिव में फिर उल्टा है, तो उसमें उतनी अच्छी वर्किंग नहीं होती। तो सबसे काम का जो इन चार में केस है वो है हमारे पास एक्टिव मोड। क्या है, समझ में आ रहा है? चार तरह से यस सर। ट्रांजिस्टर को बायस कर सकते हैं अपन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं। तो एक तरीका जो एक्टिव मोड है वो सबसे काम का केस है। उसमें क्या होता है कि बेस और इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ये बेस रहा, ये इमीटर रहा, इनके बीच में कुछ इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, ये हो जाए फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करेंगे, पी को हायर, एन को P को लोअर पे हायर। रखेंगे, पोटेंशियल यस पी सर। पे हायर, एन पे लोअर लगाएंगे। और फिर हमें दूसरा जंक्शन जो है बेस कलेक्टर, उसे रिवर्स बायस में रखना है, तो बेस और N कलेक्टर पे के बीच में हायर। रिवर्स बायस, तो एन पे हायर और पी पे लोअर लगा देना, सिंपल। ठीक है, चलो अब अपन है ना बायसिंग ऐसे करके फिर उसकी वर्किंग क्या होती है वो देखते हैं। तो मोड ऑफ कनेक्शन देखा अपन ने, मोड ऑफ बायसिंग देखी, अब अपन बायस करके वर्किंग देखते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, चलो अब मैं यहाँ वर्किंग बताने वाला हूँ आपको। तो ये मैं बना रहा हूँ एक ट्रांजिस्टर। चलो एग्जांपल के लिए मैं पीएनपी से चालू करता हूँ। मान लेते यहाँ पी था, यहाँ एन था, यहाँ पी था, है ना। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर था उसे हम क्या करने वाले हैं, एक्टिव मोड में बायस करने वाले हैं। तो एक्टिव मोड के लिए पहला जंक्शन फॉरवर्ड, मतलब बेस इमीटर जंक्शन, ये बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, बेस हम थिन बनाते हैं, याद रखिएगा उस चीज का, कि बेस थिन होता है तीनों में। चलो, और यहाँ क्या करने वाले अपन, फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमारा इमीटर जंक्शन था, ये हमारा बेस जंक्शन था, इनके बीच में हम क्या करने वाले हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करने वाले। यहाँ कुछ इस तरह की बैटरी होगी कि पी पर हायर पोटेंशियल और Yes इस sir. एंड पे लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग करती है अपन। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है। इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो जाती है, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ बहुत पतला दिखा दो, ये मैं ऐसा डिप्लीशन लेयर दिखा रहा हूँ। थोड़ी बहुत डिप्लीशन लेयर की विड्थ दिखा रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बहुत थिन हो जाता है, तो मैंने बहुत ही थिन डिप्लीशन लेयर दिखा दी। सही बात है, क्या समझ आ रहा है क्या ये? Yes sir. है ना। अच्छा, जो दूसरा जंक्शन है उसे तो रिवर्स बायस में जोड़ा है। Yes sir. ये जो हमारा कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन है ये तो रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, बताओ जल्दी। बढ़ती है। बढ़ती है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर जहाँ डोपिंग कम होगी वहां ज्यादा पेनिट्रेट करता है, याद करो, Yes मैंने sir. पढ़ा ये शुरू में, है ना। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो दोनों जंक्शन में इक्वल नहीं रहती, पी और एन में इक्वल नहीं रहती। जहां पे डोपिंग कम वहां ज्यादा, जहां डोपिंग ज्यादा वहां कम, मैंने शुरू में पढ़ा था। तो जो Yes sir. दूसरा पीएन जंक्शन है हमारा बेस और कलेक्टर के बीच का, यहाँ रिवर्स बायसिंग है तो डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनाएंगे। और ब्रॉड में क्या, किस में ज्यादा दिखाऊंगा, मैं बेस में ज्यादा दिखाऊंगा। तो देखो मैं बेस में ज्यादा डिप्लीशन लेयर दिखा रहा हूँ और यहाँ कलेक्टर में कम दिखा रहा हूँ, ऐसे।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो दूसरा जंक्शन था ना बेस और कलेक्टर को, उसको देखो थोड़ा ब्रॉड बनाया है इसका डिप्लीशन लेयर, दिख रही है? ये यहां से यहां तक पूरी डिप्लीशन लेयर थी, ये दिख रही है आपको डिप्लीशन लेयर? और वो डिप्लीशन sir. लेयर देखो मैंने थोड़ा बेस में ज्यादा दिखाई है। जो बीच की ब्लैक कलर की बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री से मैंने उसे थोड़ा सा बेस की तरफ ज्यादा दिखाया मैंने। ये ब्लैक कलर की बाउंड्री थी ये, और मैंने यहाँ की जो डिप्लीशन लेयर है वो देखो टुवर्ड बेस ज्यादा बना दी मैंने। बताओ समझ में आ रहा है क्या ये? Yes sir. यस सर। ना चलो, तो ये मैंने जो जो होना चाहिए बस वो ड्रॉ करा है भाई। बेस इमिटर जंक्शन हमने करा है रिवर्स बायस का, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनना चाहिए, तो बस एक ब्रॉड बना दिया मैंने उसे, और उसको ज्यादा बेस में पेनिट्रेट कर दिया मैंने। तो बेस कहाँ से कहाँ तक था? ये यहाँ से यहाँ तक दो ब्लैक लाइन के बीच में बेस था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऑलमोस्ट पूरा बेस ही डिप्लीशन लेयर से कवर हो गया? जो Yes बेस और कलेक्टर की Yes, sir. डिप्लीशन लेयर है उसने करीब करीब पूरे बेस को ही घेर लिया, एक तरह से पूरे बेस के अंदर आ गई वो डिप्लीशन लेयर। लग रहा है ना ऐसा? Yes sir. हाँ, चलो हाँ। अब हमने यहाँ क्या करा है, इमिटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग करी। एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करा है हमने। भाई पीएन जंक्शन हमने पढ़ा हुआ है शुरुआत में, याद करो, डायोड पीएन जंक्शन ही तो होता है। पी और एन इनके बीच में हमने करी फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पी के होल डिफ्यूज होकर एन में जाते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी में आते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस चालू हो जाती है, होता है ना? जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड Yes बायस sir. में रखो तो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। तो यहाँ भी डिफ्यूजन होगा, यहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है। तो जो पी में होल से, पी के होल दिखा रहा हूँ देखो मैं, तो यहाँ पे तो सर होल्स ज्यादा है ना सर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और एन में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ लेकिन कम दिखाऊंगा। देखो एन में मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, और पी में देखो मैंने कितने सारे होल दिखाए, सही है? और पी के जो होल से सब बेस की तरफ जा रहे हैं, बेस के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ आ रहे हैं, तो इनका मोमेंट दिखा रहा हूँ। देखो पी के होल जा रहे हैं बेस की तरफ, ये सब उधर जा रहे हैं बेस की तरफ, सब चले बेस में, और ये इमिटर के इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेस के इलेक्ट्रॉन इमिटर में आए। लेकिन क्योंकि इमिटर में डोपिंग ज्यादा है और बेस में बहुत कम है, तो हमें ऐसा लगेगा कि मेनली इमिटर से ही इमिट होकर चार्ज किए जा रहे थे, होल्स जा रहे थे बेस में। बेस के तो आते हुए कम दिखेंगे ना क्योंकि डोपिंग कम है वहां, तो ऐसा Yes, लगेगा sir. कि इमिटर ने ही खूब सारे होल्स को इमिट करके बेस में भेजा है। जो बेस के आने वाले वो कम दिखेंगे, हमें ऐसा लगेगा फॉरवर्ड बायसिंग वजह से इमिटर से होल डिफ्यूज होकर किस में जा रहे हैं, बेस में। ये समझ में आया? Yes बिकॉज ऑफ sir. फॉरवर्ड बायसिंग इमिटर से जो चार्ज किए रहे वो इमिट होते हैं और वो बेस की तरफ जाते हैं, ठीक है? इमिटर से चार्ज किए रहे इमिट होते हैं, बेस की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही बेस से पहुंचेंगे होल, ये बेस में कोई होल आया, सपोज ये होल बेस में आया, ये बेस में आया होल, ठीक है? अब बेस और कलेक्टर के बीच में क्या था? रिवर्स बायसिंग थी। रिवर्स बायसिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उल्टी, मतलब एन से पी लगाते हैं। तो हम एन से पी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखे हैं, हमने एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ये आगे रेड कलर चला के पेन से जाएगा। दिखाई मैंने। और ये होल्स आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता क्या होल? ये बताओ। आ सकता है सर। है ना? तो ये होल आएगा तो क्या होगा फिर? पी में चला जाएगा आगे, पी में चला जाएगा। क्यों जाएगा पी में? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगी उसको। तो जो जो होल आ रहे हैं बेस में, वो सब बेस में ना रुकते हुए कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले कलेक्टर गए में। वो? कलेक्टर में। कलेक्टर में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है होल्स को। यस सर। कलेक्टर में खुद के भी थोड़े बहुत होल्स होते हैं पहले से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पूरे कलेक्टर में थी, तो इन होल्स का मूवमेंट और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते रहता है, यहाँ रुकते नहीं है वो, और आगे चल रहे होते हैं। तो और आगे चलने की वजह से हमें इधर की तरफ ऐसा होल्स का फ्लो दिखता है। तो फाइनली हमें यहाँ पे कलेक्टर से करंट निकलते दिखता है, और इमीटर से जो होल्स उधर गए थे तो उसकी वजह से इमीटर में भी यहाँ पे करंट आता है। आई बोल दिया मैंने। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इमीटर ने इन होल्स को इमिट करा है, वो बेस के थ्रू होते हुए कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया। ये वर्किंग होती है ट्रांजिस्टर की, इमिटर इमिट्स, बेस प्रोवाइड बेस, कलेक्टर कलेक्ट। आ रहा है क्या समझ में ये? यस सर। अब थोड़े बहुत देखो जो इलेक्ट्रॉन थे जो बेस से जा रहे थे इमिटर की तरफ, थोड़े बहुत थे, उनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा, तो उनकी वजह से उल्टा ऐसा बेस में भी करंट आएगा। थोड़ा बहुत बेस में भी करंट आता है,
ज्यादा नहीं आता पर आता है, कुछ आएगा तो मुझे दिखाना तो चाहिए यार, जो भी आ रहा है उसको। और सारे होल्स मैक्सिमम तो कलेक्टर चले गए, 2-3% बच जाते हैं बेस के अंदर। 2-3% होल्स क्या होता है बेस के अंदर बच जाते हैं, बेस के इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन वगैरह कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत बेस में करंट है। तो ऐसा लार्जली लगता है कि इमिटर से चार्ज करे लिमिट होकर कलेक्टर चले गए, थोड़ा बहुत बेस में भी करंट है। चलो अगर मैं करंट को यहाँ लिखूं, किरचॉफ करंट लॉ से, तो मैं लिखूंगा IE, यहाँ से इक्वल टू करंट जा रहा है IB इक्वल प्लस टू, IC, बिल्कुल IB सही, प्लस IC। बिल्कुल सही। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास करंट से रिलेशन की। पर आपको अभी जस्ट बताया मैंने कि जो बेस करंट होता है बहुत कम होता है, इसलिए जो नेगेटिव आई, वो जीरो। हाँ, IE will be very near to IC and IB is very small, then IE और IC दोनों से बहुत कम होता है IB, बेस करंट बहुत कम होता है। ये वर्किंग समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलो तो वर्किंग को एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। बेस एंड इमिटर जंक्शन, बेस एंड इमिटर जंक्शन, इट वाज इन फॉरवर्ड बायस मोड, तो इमिटर से चार्ज के लिमिट होके बेस में गए, बेस से चार्ज के लिमिट होके इमिटर में गए। पर बेस में डोपिंग कम करते हैं और इमिटर में ज्यादा डोपिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि इमिटर से ही बेस सारे चार्ज के लिमिट होके बेस में जा रहे हैं। जैसे वो चार्ज के बेस में पहुंचते हैं, बेस और कलेक्टर के बीच की रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन बेस में पहुंचे हुए चार्ज कैरियर को खींच लेती है टुवर्ड्स कलेक्टर। बेस और कलेक्टर के बीच में जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि वहां रिवर्स डायरेक्शन में अपन ने रिवर्स बायसिंग कर रखी थी, तो जो चार्ज कैरियर बेस में पहुंचते हैं वो वहां ना रुकते हुए रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि मीटर चार्ज कैरियर एमिट कर रहा है, बेस से पास होकर वो कलेक्टर चले जाए। तो ये पूरी प्रोसेस में हमें इस तरह से करंट का फ्लो दिखता है। ये होती है ट्रांजिस्टर की वर्किंग इन एक्टिव मोड। हमने वर्किंग पढ़ी एक्टिव मोड में, और उसी के हिसाब से हमने शुरू में कंस्ट्रक्शन करा था। हमने बेस को ऊपर थिन बनाया था ताकि जितने होल्स बेस में पहुंचे बहुत ही जल्दी वो यहाँ की रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए। जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेस और कलेक्टर की वजह से है, बेस और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायसिंग थी, तो यहाँ एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की रेड कलर के पेन से दिखाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स को खींच ले, या ये होल बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए, इसलिए बेस को थिन बनाते हैं अपन। फिर इमिटर में डोपिंग ज्यादा करते हैं अपन ताकि वो अच्छे से चार्ज के लिए इमिट कर पाए। बेस में डोपिंग भी कम करते हैं ताकि बेस में ये डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट भी ज्यादा करे, और बेस में कोई ज्यादा चार्ज कैरियर हो नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं सारे चार्ज कैरियर कलेक्टर कलेक्ट करे। तो ये पूरा प्रोसेस से अपन ने जो डिजाइनिंग करी थी उसकी वजह से अच्छे से वर्क कर पाता है ट्रांजिस्टर, और इस तरह की वर्किंग को अपन बोलते हैं एक्टिव मोड में वर्किंग। क्या समझ में आपको एक्टिव मोड में वर्किंग? यस सर। चलो ये मैंने आपको पीएनपी को लेके समझाया, मैं एनपीएन को लेके भी समझा सकता था। मैं एनपीएन लेता ना तो वहां फर्क ये पड़ता कि एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता है। यहाँ क्या किसका फ्लो चल रहा है? होल्स का। तो एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा होता है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। वहां इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इमिटर से, बेस होते हुए कलेक्टर जाते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा फ्लो चल रहा होता। हाँ, वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट की डायरेक्शन जरूर उल्टी दिखाते हैं अपन तीनों, क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट होता है, तो वहां करंट ऐसा दिखाते हैं यू, इन दोनों का एडिशन इक्वल टू आई। बाकी इक्वेशन तो ये बनती है, बताओ यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत है कुछ भी बताइए, देख लीजिए अच्छे से। सर एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना बहुत? हाँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पर हमने डोपिंग बहुत कम करी ना, तो डोपिंग कम करने से वहां पे बहुत कम चार्ज किया है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम आए वहां पे, क्योंकि हमने डोपिंग कम करी। यस सर। और कुछ? सर एनपीएन में सर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो सर वो कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। एनपीएन में इमिटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बेस वही वहां है पी का होता है, तो उसमें Yes, डोपिंग sir. कम करते पी में, वहां Yes. बेस है ना। चलो और कुछ डाउट बताइए? नो सर। कोई भी डाउट नहीं, वेरी गुड। ये मैंने आपको वर्किंग बताई है पीएनपी ट्रांजिस्टर की। एनपीएन ट्रांजिस्टर जब बनाएंगे तो वहां पे बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल, तो पूरा वर्किंग वो लिख सकते हैं आप। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड्स में क्वेश्चन आता था इस पे यार, 5-5 नंबर का, वर्किंग समझाओ,
तो अब आजकल सेमीकंडक्टर है ही नहीं सिलेबस में, तो ये ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है, तो आपको अब तो सिलेबस अब क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, पर आगे की चीजें समझ में आए इसके लिए वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग अच्छे से क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो Yes, ट्रांजिस्टर sir. नहीं है सिलेबस में? हाँ बोलिए। सर ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है क्या? हाँ मैंने सीबीएसई के सिलेबस में चेक करना, सीबीएसई के, ठीक है। एमपी बोर्ड में तो है। सर एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी में तो नहीं। हाँ एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया, और एमपी बोर्ड का मुझे ऐसा याद है कि वो पूरा सीबीएसई का सिलेबस यूज कर रही है, ठीक है। जितना मुझे पता है एनसीईआरटी पूरा सीबीएसई का सिलेबस यूज कर रही है। बाकी आप लोगों ने स्कूल में भी एडमिशन लिया है, थोड़ा उन टीचर्स का भी माथा खाओ, पूछो उनसे कि क्या है, ठीक है। यस सर, आपका नहीं खाएंगे सर माथा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हो, मतलब मुझे पक्का पता है कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है और एमपी बोर्ड में भी नहीं है, मुझे पता है, पर बीच उन टीचर से भी पूछ सकते हो आप, अच्छा यस लगेगा सर, उनको यस भी, सर, है ना। यस सर, मैं कर रहा हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके। ट्रांजिस्टर पढ़ा अपन ने, है ना, एकदम सीरियस ले लिया था बिल्कुल इसमें तो। हाँ बोलो। सर अगर अपन डोपिंग ज्यादा करवाते तो अच्छे से वर्किंग नहीं होती, जो अपन जो चाह रहे वैसी वर्किंग नहीं हो पाती, फिर जैसे ये बेस तो में फिर डोपिंग कम ट्रांजिस्टर रखी, नहीं होता, हाँ ट्रांजिस्टर नहीं बनता मतलब फिर। नहीं ट्रांजिस्टर तो होता, पर जो वर्किंग हमने अभी पढ़ी वो उतनी अच्छे से नहीं एग्जीक्यूट होती वहां पर, मतलब खराब क्वालिटी का ट्रांजिस्टर बनता है, ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा जी, है ना। ठीक। चलो, अब ये जो अपन ने वर्किंग पढ़ ली, अब ये वर्किंग कराने के लिए हमें ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स बायसिंग करना थी, ये करने के लिए बैटरीज लगाना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमें बैटरी लगाना है, रिवर्स बायसिंग के लिए भी बैटरी लगाना है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि इमीटर को हायर पोटेंशियल पे, ये पी को हायर पोटेंशियल पे रखो और जो एन है उसको लो पे रखो। तो ये जो बैटरीज हम चूज करेंगे ये लगाएंगे कैसे, ये लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बेसिस पे 3 तरह के डायग्राम दिख सकते हैं मुझे। तीनों डायग्राम में होगी यही बायसिंग, होगी यही वर्किंग, बस दिखने में फर्क दिखेगा। मैं 3 तरह से डायग्राम बना सकता हूं जिसमें सेम वर्किंग सेम बायसिंग हो रही है, बस डायग्राम अलग दिखेगा, ठीक है। बायस करने का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना, और पोटेंशियल डिफरेंस देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलो तो मैं बताता हूं कि कहने का मतलब क्या मेरा। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कॉमन बेस वाली बायसिंग, इसे बेस को कॉमन रखते हुए मैं बायस करूंगा सर्किट को। तो कॉमन बेस बायसिंग में देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक ट्रांजिस्टर बनाया मैंने, इसमें मैं 2 बैटरी लगाने वाला हूं, एक बैटरी यहां, एक बैटरी यहां। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, सबसे पहले तो बताओ, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। NPN. एनपीएन है, वेरी गुड, है ना। इसमें एरो की डायरेक्शन से समझ में आता है, एरो की डायरेक्शन होती है पी से एन, ये पी, ये एन, ये एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। जरा आप देखेंगे मैंने एक बैटरी जो है वो इस इमीटर और इस बेस के बीच में लगा रखी है, ये वाली Yes, sir. बैटरी, और ये बैटरी मैंने इस तरह से लगाई कि पी पर हायर पोटेंशियल रह और- रहा है और एन पे लो पोटेंशियल रह रहा है, तो मैं फॉरवर्ड Yes, sir. बायसिंग कर रहा हूँ, Yes, sir. है ना। फिर दूसरी बैटरी जो है वो देखिए मैंने बेस और कलेक्टर के बीच में लगाई है, ठीक है, और वो बेस कलेक्टर की बैटरी ऐसी है कि एन पर हायर पोटेंशियल और पी पे लोअर है, तो यहाँ रिवर्स बायसिंग करी मैंने, Yes, sir. है ना। और मैंने दोनों बैटरी का जो एक टर्मिनल है कॉमन रखा है, मैंने दोनों बैटरी को बेस पे जोड़ा है कॉमन, तो ये बेस पे कॉमन रखते हुए सर्किट बनाया, इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन बेस। सीबी मतलब कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से बैटरी जोड़ने को कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वही मैं एक और तरीके से बैटरी जोड़ सकता था, देखो ये एक और डायग्राम बना रहा हूं जिसमें भी मैं 2 बैटरी यूज कर रहा हूं इस तरह से, इसे बोलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर या सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो ट्रांजिस्टर फिर से वही लिया है मैंने पीएनपी, सॉरी एनपीएन, फिर से वही एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है मैंने, ये एन होना चाहिए, सॉरी, Yes, sir. है ना। ये रहा हमारा इमीटर, ये रहा हमारा बेस, और ये रहा हमारा कलेक्टर। एक बैटरी लगाई है इस बेस और इमीटर के बीच में, बेस इमीटर की बैटरी मैंने ऐसी लगाई है कि बेस पर हायर पोटेंशियल, पी पर हायर पोटेंशियल रहे और एन पर लोअर रहे, तो ये फॉरवर्ड बायस से रखा मैंने, बेस इमीटर जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस में रखा, मैं बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखना चाहता हूं, तो मैंने वो कर दिया। फिर मैंने क्या करा, कलेक्टर पे एन है उसको हायर पोटेंशियल पर रखते हुए एक और बैटरी लगा दी,
यहाँ पे कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे रखते हुए एक और सेल लगा दिया, एन को हायर पोटेंशियल पे रखा है मैंने, तो ये मैंने रिवर्स बायसिंग कर दी है। कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स बायसिंग हो गई है क्योंकि एन को मैं हायर पोटेंशियल पे रख रहा हूँ। और ये बैटरी इससे भी बड़ी लगा दूंगा, इससे भी बड़ी लगा दूंगा तो बेस से भी ज्यादा पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। तो बेस से ज्यादा पोटेंशियल यहाँ का मतलब यहाँ रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? मैं जो Yes, सेल sir. है वो इससे भी बड़ा लगा दूंगा, हायर पोटेंशियल का लगाऊंगा, जिससे कलेक्टर पे बेस से भी ज्यादा पोटेंशियल आ जाए। तो यहाँ पे एन पे हायर पोटेंशियल पी से मतलब रिवर्स बायसिंग हो जाए। तो रिवर्स बायसिंग करते हुए एक और तरह से डायग्राम बना सकता था मैं, एक और तरह से बैटरी जोड़ सकता था। इस तरीके में मैंने क्या करा है, दोनों बैटरी को इमीटर पे कॉमन रखा है। दोनों बैटरी का एक टर्मिनल इमीटर से जुड़ा हुआ है, दोनों बैटरीज का एक टर्मिनल इमीटर से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें इमीटर वाली ब्रांच कॉमन होती है दो सेल्स के बीच में। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. है ना, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, वही सारी चीजें, वर्किंग वही होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल वर्किंग होगी। वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराओगे तो वैसी ही वर्किंग मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्रिएट कराया तो सेम वर्किंग मिलेगी, बस डायग्राम अलग दिख रहा है और कोई फर्क नहीं। चलो डायग्राम एक और बना सकता था मैं, कॉमन कलेक्टर। अब मैं कलेक्टर को कॉमन रखते हुए सेल जोड़ूंगा। देखना, मैं कलेक्टर को कॉमन रखते हुए सेल लगाऊंगा। देखो, एक सेल ऐसा लगाया और एक सेल ऐसा लगाया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे तो मैंने दोनों सेल को कलेक्टर वाले पॉइंट से जोड़ा है। दोनों सेल का एक एक ब्रांच तो कलेक्टर से जुड़ रही है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो मैंने कलेक्टर को कॉमन रखते हुए दो सेल लगाए और अप्रोप्रिएट पोटेंशियल्स लगा दूंगा तो वैसी वर्किंग हो जाएगी जैसे यहाँ पे। तो इसी वर्किंग को करवाने के लिए तीन तरह से डायग्राम बना सकता हूं मैं, तीन तरह से बैटरीज को जोड़ सकता हूं। पहला तरीका कहलाता है कॉमन बेस, जिसमें बेस को कॉमन रखते हुए दो सेल जोड़ रहा हूं मैं। दूसरा तरीका कॉमन इमीटर, जिसको इमीटर में कॉमन रखते हुए दो सेल जोड़े। आखिरी तरीका कॉमन कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर को कॉमन रखते हुए दो सेल जोड़े। तो ट्रांजिस्टर को सर्किट तीन तरह से हम बना सकते हैं सेम वर्किंग के लिए। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? चलो, सो ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने के हमारे पास तीन तीन डायग्राम थे, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब ये पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। अब तो एक भी नहीं, पहली चीज तो अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़े समय पहले, 2 साल पहले तक सिलेबस में केवल ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन था। ये दोनों सिलेबस से हट चुके थे। काफी पहले ये सिलेबस में थे, 10-12 साल पहले शायद सिलेबस में, नहीं 10-12 साल पहले सिलेबस में थे। तो ये दोनों काफी पहले सिलेबस में थे, अब वो भी हट गए। पिछले कुछ साल पहले वो भी हट गए थे, केवल कॉमन इमीटर था। तो कॉमन इमीटर पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मेंस का सिलेबस पिछले साल वाला ही रहा तो सिर्फ कॉमन इमीटर के क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो केवल उसी को अपन आगे लेके चलेंगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे सिर्फ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अच्छा, वो पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लीजिए, करंट गेन। यहां तक कोई समस्या है क्या? ये करंट गेन समझते हो उससे पहले? अभी तो कोई No, समस्या sir. No, sir. नहीं? तो चलो अब एक नई चीज अपन समझते हैं, करंट गेन। करंट गेन क्या होती है? करंट की गेन, करंट कितना बड़ा, इसका साफ साफ मतलब है करंट कितना बड़ा। करंट की गेन मतलब करंट कितना बड़ा, गेन मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज हुआ है क्या, ठीक है? सो करंट गेन क्या होती है वो देखेंगे अपन। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में एक एक ब्रांच कॉमन है। जैसे कॉमन बेस में बेस कॉमन है ना, और ट्रांजिस्टर में तीन ब्रांचेस में करंट है। कुछ करंट इमीटर में फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ कलेक्टर में फ्लो कर रहा होगा। जो करंट इमीटर में है और जो करंट कलेक्टर में है, इनमें से एक को हम बोल देते हैं इनपुट, एक को आउटपुट। हम अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल करें तो इमीटर करंट कंट्रोल होगा, और इमीटर करंट होगा उससे कलेक्टर करंट कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इमीटर करंट को कंट्रोल करो तो उससे कलेक्टर करंट कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इमीटर से जो चार्ज करंट निकले वही तो कलेक्टर ने कलेक्ट करे। So you can control collector current by controlling emitter current. So हम क्योंकि इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये एक तरह से आउटपुट है, यूजिंग IE, ये एक तरह से इनपुट है। तो इनका जो रेशियो होता है ना, उसे हम बोलते हैं अल्फा। IC अपॉन IE, इनका रेशियो को कहते हैं अल्फा, और इसे बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन का मतलब होता है करंट का रेशियो।
अल्फा मतलब हो जाएगा कॉमन बेस में करंट का रेशो। कॉमन बेस में इसे आईसी को बोलते हैं आउटपुट और आई को बोलते हैं इनपुट। ये कॉमन बेस की करंट गेन। करंट गेन का मतलब करंट का रेशो, मतलब समझ में आया करंट गेन का? यस सर। करंट Yes, गेन का sir. मतलब करंट का रेशो। और कॉमन बेस की करंट गेन को हम अल्फा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और वो करंट गेन का मतलब होता है आईसी अपॉन आई। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन इमीटर की करंट गेन बीटा से रिप्रेजेंट करी जाती है, बीटा लेटर से रिप्रेजेंट करी जाती है। यहां पर अब इमीटर वाली ब्रांच कॉमन है, तो उसमें जो करंट है उसको कुछ नाम नहीं देते, उसको ना तो इमीटर बोलते हैं, ना तो इनपुट बोलते हैं, ना आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ इनपुट बोला जाता है बेस के करंट को। बेस में जो भी करंट है आईबी उसे कहा जाता है इनपुट, और कलेक्टर में जो करंट है उसे कहा जाता है आउटपुट, इसे कहा जाता है आउटपुट। तो बीटा डिफाइन होता है आईसी अपॉन आईबी। आईसी अपॉन आईबी इज कॉल्ड बीटा, इज करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन क्या होती है? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, उसका मतलब होता है आईसी अपॉन आईबी। कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो, उसे बोलेंगे कॉमन इमीटर की करंट गेन। चलो उसके बाद आखिरी जो सर्किट बचा, ऑफ कोर्स यहाँ की करंट गेन को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अब कलेक्टर करंट कॉमन है तो उसका कुछ नाम नहीं होता, यहाँ पर बेस और इमीटर के करंट का नाम है। इमीटर के करंट को आप बोलते हैं अपन आउटपुट, और बेस के करंट को बोलते हैं अपन इनपुट। यहाँ पे गामा होता है आई अपॉन आई बी। अभी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि किसको अल्फा, किसको बीटा, किसको गामा बोलते हैं। अल्फा होता है कॉमन बेस की करंट गेन, बीटा होता है कॉमन कलेक्टर की करंट गेन, गामा होता है कॉमन बीटा होता है कॉमन इमीटर की करंट गेन, और गामा होता है कॉमन कलेक्टर की करंट गेन। क्या याद रहेगा? अल्फा बीटा गामा किस किस की करंट गेन है? यस सर। Yes, sir. फिर दूसरी चीज याद रखना पड़ेगी कि अल्फा का मतलब क्या, बीटा का मतलब क्या, गामा का मतलब क्या। अल्फा मतलब होता है आईसी अपॉन आई, बीटा मतलब होता है आईसी अपॉन सर ये आई बी। तो सर ये तो याद रहेगा सर। हाँ ये बोलो, ऐसे सर सीबी में सर सर हाँ बोलो। सर सीबी में सर बेस को नहीं लेना है सर। सर सी और ई को लेना है हाँ जिसकी भी है। और बिल्कुल सर सही, और सर सीई में सर सी और बी को लेना है, ई को छोड़ देना है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो बिल्कुल। कॉमन बेस में बेस को नहीं लेना है क्योंकि बेस वाला कॉमन है, तो बाकी दो का रेशो अल्फा आ जाएगा। कॉमन इमीटर में इमीटर को छोड़ के बाकी दो का रेशो, बेस और कलेक्टर का रेशो बीटा आ जाएगा। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर को छोड़ो, इमीटर और बेस का रेशो गामा आ जाएगा। अब किसको ऊपर किसको नीचे रखना है तो वो भी आसान है। आईसी और आई में छोटा आईसी था वो ऊपर रख दो, यहाँ पे एक ही जगह छोटा ऊपर रखते हैं। हाँ, या फिर दूसरा तरीका, इसमें से किसको कंट्रोल करके दूसरा कंट्रोल होता है, तो इमीटर को कंट्रोल करके कलेक्टर करंट हो रहा है, तो कलेक्टर आउटपुट और ये इनपुट हो गया। फिर आईसी और आईबी में किसको मेन कंट्रोल कर सकते हो? बी को, बेस करंट को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो बेस का करंट है वो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करो तो कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करके हम आसानी से कलेक्टर करंट कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कलेक्टर करंट कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग आइदर इमीटर करंट और बेस करंट। और आखिरी में गामा, इमीटर का करंट और बेस करंट का रेशियो, जो बड़ा है ऊपर ले लो, इमीटर करंट नीचे बेस ले लो, क्योंकि बेस से अपन करंट कंट्रोल कर सकते हैं इमीटर का। चलो तो ऐसे याद रख सकते हो, बिल्कुल सही। सर आईबी सर जो आईबी सर करंट सर वो तो बहुत कम आएगा सर। बिल्कुल सर उसको सही, हाँ सर वो तो रेशियो बड़ा आएगा। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, मैं आप बताने वाला था कि इनका ऑर्डर क्या होता है। जो अल्फा होता है ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं, याद करो बताया था बहुत क्लोज होते हैं, है ना। शायद लिखा भी देखो मेरे पास ये रहा, यस सर। है ना। हाँ तो अप्रोक्स ये 1। बहुत छोटा आता है, सॉरी 1 के पास आता है क्योंकि क्लोज है। यस सर। तो अल्फा इज क्लोज टू 1। बट इमीटर जो कलेक्टर करंट है वो थोड़ा छोटा होता है इमीटर करंट से, इसलिए अल्फा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा है पर 1 के पास है, मतलब ये 0.99, 0.97, 0.98 इस तरह का कुछ नंबर आता है। बीटा जो होता है वो काफी बड़ा आता है क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है इमीटर कलेक्टर करंट से। बीटा की वैल्यू आती है 50, 100, 200, 400, ऐसा बड़ा नंबर आता है। 50 से 200, 250, 300 तक नंबर आता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ट्रांजिस्टर दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से। गामा उससे भी बड़ा आएगा,
क्योंकि इन दोनों में देखो नीचे तो सेम चीज है, पर न्यूमरेटर में यहाँ कलेक्टर करंट है, वहां इमिटर है, और इमिटर करंट और ज्यादा होता है, इसलिए गामा बीटा से भी बड़ा आएगा और एग्जैक्टली बीटा प्लस 1 होता है। गामा बीटा प्लस 1 आएगा। कैसे बीटा प्लस 1 आएगा हमें पता है ना, देखो ये इक्वेशन, यस सर। इसको डिवाइड करो आईबी से, इक्वेशन 1 को आईबी से डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा। गामा इक्वल बीटा प्लस 1 आएगा। हाँ, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आई अपॉन आई बी इक्वल टू 1 प्लस आईसी बाय आई बी, और ये क्या है गामा, और ये क्या है बीटा, तो ये गामा और बीटा का रिलेशन है, वो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो बीटा प्लस 1 गामा आ जाता है। बताइए आया ये? यस सर। यस सर। अच्छा, अल्फा और बीटा का रिलेशन भी पूछ लेते एग्जाम में। अल्फा और बीटा का रिलेशन बताओ, तो कैसे निकाले इनका रिलेशन? इनमें कॉमन चीज देखो, कलेक्टर का करंट है, दोनों के न्यूमरेटर में कलेक्टर का करंट है ना, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को कलेक्टर करंट से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय आईसी, बताओ क्या बनेगा फिर? 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1। हाँ, आई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1, और ये ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 बाय अल्फा, यस सर। 1 बाय 1 बाय बीटा। बीटा, यस सर। ये आ गया अल्फा और बीटा का रिलेशन। अभी 2-3 साल पहले तो यही क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, जेई मेंस में। जेई मेंस में पूछा था कि विच ऑफ दिस रिलेशन इज करेक्ट, और अल्फा बीटा के 4 रिलेशन दिए थे नीचे, तो बस उसमें ढूंढना था कौन सा सही है, तो ऐसा एक ऑप्शन में था, बस उसको सही मार्क करना था, आगे बढ़ना था। तो ये इतना आसान क्वेश्चन भी आते हैं देखो, थ्योरी पे बेस्ड, समझे? यस सर। है ना? सेमीकंडक्टर बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, इसमें याद बहुत सारी चीज रखना है, पर अगर एक बार समझ लो तो फिर इसका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर याद करा हुआ है सब तो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होगा एग्जाम में, तो बस समझना है अच्छे से टॉपिक को। चलिए, तो ये अल्फा बीटा गामा ये सब क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब किसको इनपुट किसका आउटपुट बोलते हैं, ये खास तौर पे कॉमन इमिटर के लिए याद रखना है, कॉमन इमिटर के लिए। तो कॉमन इमिटर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं अपन, तो ये हटा दो सब। यस सर। चलो, तो अब ये नोट कर लिया हो अगर अपन ने, तो अब स्टार्ट करते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मैं हटा रहा हूं ये सब, कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल और करंट्स के वेरिएशंस का रिलेशन, ग्राफ। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे तो करंट का क्या ग्राफ आएगा, ये चीज कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम बनाने वाले हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब मैं पोटेंशियल और करंट को बदलना चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं, इसका मतलब वी और आई के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे वी और आई को बदलने देना पड़ेगा। मैं ना वेरिएबल पोटेंशियल्स लगाऊंगा, यहाँ पे एक अमीटर लगा देता हूं ताकि करंट को मैं मेजर कर पाऊं। यहाँ पर एक बैटरी लगाने वाला हूं, और वो भी वेरिएबल पोटेंशियल की है। फिर यहाँ पर भी एक अमीटर लगा देता हूं ताकि करंट को कंट्रोल कर पाऊं। यहाँ पर भी एक बैटरी लगा देता हूं वेरिएबल पोटेंशियल की, ठीक है। फिर यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। चलो, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ बैटरीज वेरिएबल लगा दी, जिससे मैं इनका पोटेंशियल बदल सकता हूँ।
अमीटर्स लगा दिया, वोल्ट मीटर्स लगा दिए, जिससे मैं पोटेंशियल और करंट को मेजर कर सकूं, कितना पोटेंशियल कितना करंट है वो बना सकूं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और सर्किट ध्यान से देखो तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। देखो इमीटर को कॉमन रखते हुए 2 सेल लगाए, यस सर। है ना, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाया है मैंने। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस था इमीटर और बेस के बीच का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VBE, इसे बोला जाता है इनपुट। VBE बेस इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोला जाता है इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस। इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस मैं PD लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ जो करंट है ना बेस में IB, इसे बोलते हैं इनपुट करंट। ये इनपुट क्यों लगा रहा हूं शब्द में यहाँ पर, वाई एक इनपुट वर्ड को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो इमीटर है इससे जो करंट जा रहा है, ये जो इमीटर का अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग करी थी, इससे सब कुछ कंट्रोल हुआ है। जो बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग थी उससे सारी चीज कंट्रोल हुई है। बेस इमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस को फॉरवर्ड बायसिंग जैसा ना रखता मैं, तो क्या इमीटर से कुछ होल्स इमिट हो पाते? नहीं। नो सर। तो इमीटर ने इमिट करा क्योंकि वहां फॉरवर्ड बायसिंग थी। तो उस फॉरवर्ड बायसिंग को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? VBE। तो VBE से हम सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। तो VBE एक तरह से इनपुट है जिससे हम दूसरी चीज कंट्रोल कर पाएंगे। और VBE लगाने से यहाँ पे IB कंट्रोल होगा, इसलिए IB को इनपुट बोल दिया अपने करंट। और VBE को चेंज करने से उधर की चीजें कंट्रोल हो सकती है। कलेक्टर का करंट कंट्रोल हो सकता है बाय चेंजिंग दिस VBE। जो होल्स का नंबर है यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं अपन, तो कलेक्टर का करंट कंट्रोल हो सकता है। तो कलेक्टर का करंट एक तरह से अब आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट करंट कहलाता है, बिकॉज उससे हम बदल सकते हैं बाय चेंजिंग VBE, तो इसलिए उससे कहते हैं अपन आउटपुट। यहाँ जो कलेक्टर का करंट है वो कहलाता है आउटपुट करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब यहाँ पर VCE वो कहलाएगा आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है कि किसे इनपुट किसे आउटपुट कहा जाएगा। अब इनके बीच का ग्राफ बनाएंगे तो बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ या इनपुट वाला ग्राफ, और उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे IC और VC के बीच में तो बोलेंगे आउटपुट वाला ग्राफ। तो पहले इनपुट वाला ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, स्पेस मेरे पास है तो उसे यूज कर रहा हूं मैं ग्राफ बना रहा हूँ IB के बीच में जो इनपुट करंट था, और VB के बीच में जो इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस था, इनके बीच का ग्राफ बना रहा है। ठीक है, इन दो चीज के बीच में ग्राफ बना रहा है, VB और IB के बीच में। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वर्किंग को वापस से देखते हैं, वर्किंग क्या थी। यहाँ जो फॉरवर्ड बायसिंग का पोटेंशियल था, बेस और इमीटर के बीच में जो फॉरवर्ड बायसिंग का पोटेंशियल था, उसने डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कराई थी, उसी की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस हुई थी। सही बात है क्या? यस सर। है ना। और ये क्या काम कर रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम कर रहा था? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफ्यूजन नहीं स्टार्ट कराता तो क्या यहाँ तो आगे करंट आता? क्या इमीटर से चार्ज के लिमिट होते? बेसिकली डायोड तो है, पीएन जंक्शन तो है यहाँ पे, जो बेस और इमीटर के बीच में है, वो तो डायोड वाले तो काम हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे ना हम, तो डायोड वाली आ जाती है हमारे पास एक्चुअली। यहाँ जो ग्राफ बन जाता है वो डायोड वाले ही बन जाता है। सेम एक कट ऑफ पोटेंशियल होता है, जब तक उस कट ऑफ से ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगाओ तो बेस इमीटर में डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं होता है, तो वही कट ऑफ पोटेंशियल आ जाता है यहाँ पे। इनफैक्ट सिलिकॉन डायोड बनाए, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर बनाया तो वही 0.67 के आसपास या 0.7 वोल्ट के आसपास सर कट ऑफ पोटेंशियल आ जाता है। बोलिए बोलिए, कोई बीच में बोल रहा था सर? चलिए आगे कंटिन्यू करते, फिर से रिपीट करता हूं मैं। सो बेस करंट और VBE के बीच में हम ग्राफ बना रहे। VBE का काम क्या था यहाँ पे? बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या था? ये इमीटर से चार्ज क्रिएट को इमिट कराना स्टार्ट कर रहा था। वो कब इमिट होंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस जब स्टार्ट होगी। डिफ्यूजन कब स्टार्ट होता है? कट ऑफ के बाद, कट ऑफ पोटेंशियल से पहले तक। जब तक पीएन जंक्शन में कट ऑफ पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल ना लगाओ तो डिफ्यूजन चालू नहीं होता है। तो वही जो डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वही की वही बन जाती है बिल्कुल यहाँ पे। सेम, बिल्कुल सेम ग्राफ बन जाता है, क्योंकि है ही डायोड में असल में यहाँ पे पीएन जंक्शन तो है। क्या है? पहला पीएन जंक्शन जो है बेस इमीटर जंक्शन, और डायोड ये,
तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। बस एक फर्क आता है, जो हमारा बेस करंट था ना, असल में जितने होल्स थे वो सबके सब बेस में नहीं रुक रहे ना, बहुत कम रुक रहे, तो बेस करंट बहुत कम आता है। तो बेस करंट का जो ऑर्डर होता है ना वो टेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर का होता है, टेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर बेस करंट का ऑर्डर। अपना डायोड जो होता था, डायोड में मिली एम्पियर का करंट आता था, यहाँ टेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट आता है, 20 30 40 माइक्रो एम्पियर ऐसा करंट आता है। तो बहुत कम करंट है, बस ये फर्क है, बाकी सारा डायोड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो आ रहा है क्या समझ में? यस सर। चलो कुछ समस्या है क्या बताओ इसमें? नो सर। नो सर। कोई भी बच्चा देख लो अच्छे से। नो सर। चलो, बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? वहां फॉरवर्ड बायसिंग करता है, फॉरवर्ड बायसिंग होगी तभी करंट आएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए, डायोड में पढ़ा है अपन ने, तो सेम काइंड का ग्राफ बन जाता है, वैसे ग्राफ आएगा। अच्छा, ये ग्राफ बनाते समय जब हम इनपुट वाला ग्राफ बना रहे हैं ना, तो इसको बनाते समय हम VC को फिक्स रखते हैं। हम यहाँ जो C और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, ये बैटरी को फिक्स रखते हैं। इसको फिक्स रखते हुए हम यहाँ की चीजों का ग्राफ देख रहे हैं, समझे? तो ये ग्राफ बनाते समय हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखा, जिससे क्या होगा कि आउटपुट का इधर कोई असर ना आए। चलो ये कर दिया अपन ने। इसके बाद अब अगला ग्राफ बनाते हैं अपन VCE और VIC के बीच में, VCE और IC के बीच में। सर वो पोटेंशियल फिक्स क्यों रखा है? वो पोटेंशियल फिक्स इसलिए रखा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वहां के पोटेंशियल का इधर कोई असर ना हो, कलेक्टर का पोटेंशियल को चेंज करने से इधर कोई असर ना हो, इसलिए, क्योंकि कलेक्टर करंट का थोड़ा सा पोटेंशियल का थोड़ा असर होता है यहाँ पे, वो असर ना आए इसलिए, क्योंकि हम केवल इनपुट के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ना, तो इनपुट का आपस में क्या रिलेशन है वो देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अपन ने चीजें कांस्टेंट रख दी। यस सर। आगे बढ़ते, अब मैं बनाने वाला हूँ IC और VC के बीच में ग्राफ। IC होता था मेरा आउटपुट करंट, VC होता था आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल के बीच का ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बनाने वाले अपन। अब VC को अगर मैं जीरो करूं, VC को मैं जीरो करूं, अगर इसको जीरो करा तो बताओ जो ये जंक्शन था हमारा बेस और कलेक्टर वाला, क्या रिवर्स बायस में आएगा? मैं अगर VC को जीरो करूंगा तो बताओ, सोचो। अगर VC जीरो है, VC अगर जीरो है तो आपको बताना है बेस और कलेक्टर का जंक्शन क्या रिवर्स बायस में आएगा? नो सर। नहीं आएगा। वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि अभी भी P पे मतलब पोटेंशियल ज्यादा है। कैसे बोल रहे हो? अगर ये B और E अगर फॉरवर्ड में है तो N पे जो है वो नेगेटिव का पोटेंशियल आएगा, तो वो जीरो हाँ। से तो नीचे है ना, इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये अगर फॉरवर्ड बायस में है, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग है, मान लो बेस को जीरो पे लगाया तो यहाँ पे आपने कुछ 0.7 लगाया होगा। अगर करंट आना चाह रहा है, करंट को अपन रखना चाह रहे हैं तो 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल लगाया होगा, तो इमीटर पे 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल लगाया कलेक्टर पे, तभी तो VC जीरो होगा। VC जीरो मतलब C और E एक ही पोटेंशियल पर, VC जीरो मतलब C और E एक ही पोटेंशियल पर, सेम पोटेंशियल पर, जो पोटेंशियल इमीटर का वही पोटेंशियल कलेक्टर का। VC जीरो का मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर। तो यहाँ 0.7 मतलब यहाँ भी 0.7, और यहाँ 0.7 हो गया मतलब P पे हार हो गया, तो P पर हार हो गया तो फॉरवर्ड बायस हो गया, समझे? तो एक्चुअली अगर मैं VC जीरो से शुरू कर रहा हूँ तो मैं फॉरवर्ड बायसिंग से शुरू कर रहा हूँ असल में। तो शुरू में जो हमारा एक्टिव मोड थी वो आती ही नहीं है, हमारा एक्टिव मोड शुरुआत ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो शुरुआत में होती है कि यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब सैचुरेशन मोड है। सैचुरेशन मोड में यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है? हायर हो जाता है, P का पोटेंशियल हायर है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि हायर पोटेंशियल है तो ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है, और रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती ना तो होल यहाँ आ तो रहे पर कलेक्टर में जा नहीं पाते, क्योंकि तुमने यहाँ हायर पोटेंशियल लगा दिया।
उससे क्या होगा, कलेक्टर में करंट ही नहीं आ पाएगा, तो कलेक्टर करंट 0 हो जाएगा। जब VC 0 लगाते तो कलेक्टर करंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P पर आपने हायर पोटेंशियल लगा दिया, उससे क्या हुआ है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, तो जो होल यहाँ इमिट होकर आए वो यहाँ से यहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी उन्हें खींचने के लिए, तो फिर कलेक्टर करंट ही नहीं आएगा, तो कलेक्टर करंट 0 हो जाता है जब VC 0 लगाओ। समझ में आएगा ये? यस सर। यस सर। है ना। अब जैसे जैसे कलेक्टर का करंट पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल बढ़ाएंगे, VC बढ़ाएंगे अपन, VCE, एक्चुअली ये PNP है, यहां से देखना चाहिए मुझे। कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाया मैंने, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाया, तो मेरा ट्रांजिस्टर कौन सा था, ये था मेरे पास NPN, है ना। तो अगर मैं कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, तो कलेक्टर पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब N का पोटेंशियल बढ़ रहा है, N का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो रिवर्स बाइसिंग हो रही है वहां। सही बात है क्या? अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊं, कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाऊं, कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाया है तो N का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो रिवर्स बाइसिंग हो रही है, धीरे धीरे रिवर्स बाइसिंग में आएगा सर्किट। सही बात है क्या? जब तक रिवर्स बाइसिंग नहीं आती तब तक करंट बहुत स्टीपली बढ़ता है, रिवर्स बाइसिंग आने के बाद फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। पहले स्टीप क्यों बढ़ता है? क्योंकि पहले रिवर्स बाइसिंग ही नहीं थी। रिवर्स बाइसिंग जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो होल या जो भी ये अपन ने एनपीएन बनाया ना, तो एनपीएन में क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन, इमिटर से निकले इलेक्ट्रॉन वो जाना चाहते हैं कलेक्टर में, अब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी खींचने के लिए, जैसे जैसे तुम ये पोटेंशियल बढ़ाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो वो इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो कलेक्टर करंट तेजी से बढ़ेगा। एक बार तुमने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कि सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए आपने कलेक्टर की तरफ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और भी बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। VC बढ़ाने से यहाँ पे जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बढ़ती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब शुरू में बढ़ती है तो कलेक्टर ज्यादा करंट कलेक्ट कर पाता है, एक बार सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए उसने, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितने भी बढ़ाओ करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट कांस्टेंट जैसा हो जाता है। समझ में आएगा ये ग्राफ आपको? शुरू में करंट स्टीपली बढ़ रहा है और बाद में कांस्टेंट जैसा हो रहा है, ये समझ में आया क्या? यस सर। शुरू में करंट स्टीपली क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज शुरुआत में हो क्या रहा है, एक्चुअली VC जब 0 करा था तो रिवर्स बाइसिंग ही नहीं थी, VC जैसे जैसे बढ़ाते रिवर्स बाइसिंग हो रही है, तो यहाँ रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कलेक्टर इमिटर जंक्शन की, कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उससे इमिटर से निकले इलेक्ट्रॉन कलेक्टर कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, इसलिए करंट तेजी से बढ़ता है। एक बार उसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने भी बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन तो सारे खींच चुके हो, तो अब यहाँ पे ज्यादा करंट बढ़ेगा नहीं, फिर करंट कांस्टेंट जैसा हो जाएगा। ओके, क्या है ग्राफ क्लियर? यस सर। ओके चलिए, वेरी गुड। तो हमने पढ़ा कलेक्ट, हाँ बोलिए। सर मतलब आज आप ही लेके क्या सेकंड क्लास भी? हाँ मैं सोच तो रहा हूँ सेकंड क्लास ले लेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब अब थक रहे हो ये पढ़ते पढ़ते, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा हो रही है। यस सर। पढ़ सकते हैं सर। सर एक ब्रेक दे दीजिए फिर कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं, एक काम करते, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद है ना, अब एक ही दिन में खत्म हो जाएगा ना तो तुमको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो अपन यहीं पे रोकते हैं, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद रोकता हूँ क्योंकि ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो अपन यहीं रोकते हैं और मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा भले, है ना, लेकिन आज अपन इसको ज्यादा खींचते नहीं है, ये तो क्या होगा समझ ही नहीं आएगा आगे की चीजें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी ये समझ में आया कि IC और VC का ग्राफ क्या है? यस सर। चलो तो फिर यहीं पे अपन रुकते हैं। फिर हमने पढ़ा आज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है शुरू में ये बताया मैंने आपको, ट्रांजिस्टर बनाते कैसे ये बताया, कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखा जाता है ये बताया आपको, डोपिंग का ध्यान, बिट का ध्यान रखना पड़ता है अपन को, दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स के सर्किट में सिंबल कैसे दिखाते हैं वो बताया, फिर ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने के लिए मोड ऑफ बाइसिंग 4 तरह की होती है, सर्किट में कनेक्ट करने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का तरीका 4 तरह का होता है, उन चारों तरीकों में से एक तरीका हमारे काम का है एक्टिव मोड, फिर उस एक्टिव मोड की अपने वर्किंग पड़ी, फिर मैंने बताया कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को सर्किट में 3 तरह के डायग्राम्स बना सकते हैं अपन, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, करंट गेन्स क्या होती है उनका रिलेशन वगैरह बताया मैंने। उनके बाद अपन ने पढ़ा कॉमन इमिटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब V और I के बीच में ग्राफ, तो ये ग्राफ पढ़ रहे थे अपन, इस ग्राफ में अपन ने ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी।
अब यहीं रुकते हैं अपन, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीजें अभी एप्लीकेशन वाली है, तो ये सब अच्छे से आ जाएगा तो आगे की एप्लीकेशन बहुत आसानी से आएगी आपको। तो इसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में सारा अब्जॉर्ब नहीं होता है कभी भी। तो अपन आज यहीं रुकते हैं, आज इसको इतना अब्जॉर्ब करो, इतना अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं में नहीं मिलेगा ये। अब चाहो तो लेक्चर, वीडियो लेक्चर रिवाइज करो बार बार, और जो भी पढ़ा है वो अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर पढ़ने के लिए अभी तक की सारी चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो एम्पलीफायर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके सर। ठीक है। सर